ओके, नाउ सी हियर, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, एडवांस रूलिंग। सी ये चैप्टर है ना, 3 पार्ट में, मीनिंग, हु कैन अप्रोच, प्रोसीजर। बाय नाउ तुम लोग मेरा सिस्टम समझ गए हो कि नहीं? कोई भी चैप्टर लॉन्च होता है उसका पहले ओवरव्यू बता देते बच्चों को कि इतनी चीजें पढ़नी है। तो इधर ज्यादा नहीं लग रहा है, मतलब ये टॉपिक भी छोटा है, लेकिन छोटा समझ के इसको इग्नोर मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रस्ट मी, यू नो, इन द रिसेंट 3 पेपर्स, तीनों पेपर में बैक टू बैक, इनफैक्ट 3-4 एग्जाम से लगातार इसका कंफर्म क्वेश्चन आता है 4 1 मार्क का, 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन है, कंफर्म चीज है। चैप्टर खत्म होने लगेगा कि वाह इतना सा करके कंफर्म है। अरे इतने बड़े सिलेबस में किसका अश्योर्ड आना, मतलब इट्स अ बिग थिंग। ऐसे आईसीआई ने कमिट नहीं किया कि पक्का आएगा ही, पूछेगा ही, लेकिन तुम लोग पेपर पैटर्न देखोगे ना, हर डीटी के पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, इसका एड्रेस भी फिक्स्ड है, ठिकाना कहाँ आएगा, एक तो आता है और ये लास्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी नेसेसरी नहीं हो सकता अपनी एग्जाम में पूछे ही नहीं, क्योंकि इतने सारे चैप्टर, सबका नंबर तो आता नहीं है, बट इसका तो लगा हुआ ही है नंबर लास्ट क्वेश्चन में। उससे पहले क्या पढ़ाऊं, मीनिंग पूछो मेरे को, ये एडवांस रूलिंग क्या होता है सर, क्या होता है? देखो ये पूछा है तो ध्यान से सुनो। कभी भी कोई इनकम टैक्स का मैटर अपने को परेशान करता है, तो अपने है ना, वो मैटर अराइज हो उसके पहले ही क्लैरिटी ले सकते हैं। बिफोर द इश्यू एक्चुअली अराइजेस इन द स्क्रूटिनी, आई विल टेक द क्लैरिटी इन एडवांस। फील दी वर्ड एडवांस, एडवांस मतलब एडवांस। इनकम टैक्स में अपना वो इशू अराइज हो, इशू अराइज होने का मतलब क्या है? स्क्रूटिनी आती है, एओ दिमाग खराब करता है, झगड़े होते हैं, बहस होती है, उसको कहते हैं इशू अराइज हो गया। लेकिन इशू अराइज हो उसके पहले ही अगर तुम क्लैरिटी ले लो तो उसको बोलते हैं हमने एडवांस में रूलिंग ले लिया। और पता है क्यों लेते हैं? ताकि क्या है, हम लोग अगर उसका एडवांस प्लानिंग नहीं करेंगे, हम लोग बोलेंगे चलना देखा जाएगा, जब स्कूटी नहीं आएगी तब देख लेंगे, और भगवान ना करे अपने स्कूटी बिगड़ गई, कोई खड़ूस है वो आ गया, स्कूटी में अपने को टॉर्चर कर रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो कुछ बोल रहा है, हम लोग की कुछ जम ही नहीं रही है, और उससे गंदा सा, थोड़ा डेंजरस चीज इमेजिन करो ना, गंदा सा ऑर्डर पास कर दिया और अपने से बड़ी अमाउंट रेस कर ली डिमांड के फॉर्म में, तो अपने को अपील में जाना पड़ेगा, और अपील में घुस गए तो लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन विल स्टार्ट, मतलब इट विल बी सो फ्रस्ट्रेटिंग। इससे अगर तेरे को फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए ना, एडवांस में क्लैरिटी ले सकते हो, और लेने वाले लेते हैं, क्योंकि सी सब लोग को एंग्जाइटी हो। जैसे मान लो मैंने कोई धंधा चालू किया है, उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना, उसको लेके मुझे लग रहा है इनकम टैक्स में इसका क्या होगा, आई डोंट हैव क्लैरिटी, और मैं ये नहीं पसंद करता हूँ, चलना देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अरे कुछ लोग की टेंडेंसी ऐसी है ना, जो होगा देखा जाएगा, मेरा ऐसा नहीं है, करोड़ों का धंधा लेके बैठा हो यार, अगर ये मामला इनकम टैक्स में बिगड़ गया तो मेरा तो जीना आराम हो जाएगा। इससे वो मामला उठे, स्क्रूटिनी में मैटर उठे, उसके पहले ही मैं क्लैरिटी लेना चाहता हूँ। और वो क्लैरिटी मिलने का फ़ायदा क्या मालूम है? अपने एंग्जाइटी ख़त्म अपनी, इसका क्या होगा इनकम टैक्स में, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, वो क्लैरिटी एडवांस से मिल गई तो एंग्जाइटी खत्म। और एक एडवांटेज क्या, अपना लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन अवॉइड हो जाएगा। इससे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आज तुम लोग के माइंड में क्या एंग्जाइटी है, बच्चों के माइंड में क्या एंग्जाइटी है कि मैं सीए बनूंगा कि नहीं बनूंगा, कितने लोग सीए किए हुए छोड़ दिए, किसी को 6 अटेम्प्ट लगे, किसी को 8 अटेम्प्ट लगे, कितने लोग अटके हुए, ऐसे डर, नेगेटिव थॉट तो आता है ना, एक नॉर्मल। ठीक है तुम लोग तो रैंकर बच्चे हो, तुम लोग ने तो डिसाइड ही कर दिया अपना डेस्टिनी रैंक होल्डर का, लेकिन एक जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एंग्जाइटी रहती है, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं, और उस बार नहीं तो मेरे जिंदगी में डिग्री लिखी है कि सीए के कोर्स में तो इतनी अनसर्टेनिटी है। तो सोचो, अगर ऐसे में तेरी एग्जाम आए, उसके पहले भगवान ऊपर से आके क्लैरिटी दे देवे, क्या क्लैरिटी? बच्चा तू पास होने ही वाला है, कौन से अटेम्प्ट में नहीं बोलूंगा, पास होने ही वाला है। क्लैरिटी मिल गई तो कितनी शांति हुई, अब तो मेहनत करूंगा, जी जान से मेहनत करूं, पास होने वाला हूं। एडवांटेज देख, एडवांस में क्लैरिटी मिलेगा। और नेगेटिव सोचो, भगवान ने ऊपर से आके बोल दिया है तू कुछ भी कर ले, सीए पास होने ही नहीं वाला, जा तू,
अगर ये क्लैरिटी एडवांस से मिल गई तो छोड़ देंगे हम लोग ना, छोड़ना। सी सुन के बहुत हर्ट हुआ होगा, लेकिन एडवांस में क्लैरिटी मिलने का फायदा क्या है? चल ना ये छोड़ के कुछ और करता हूँ, फिल्म स्टार बन जाता हूँ, कुछ और कर लूंगा, मेरे लिए बनी नहीं लाइन। तो मतलब दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्लैरिटी। ये एग्जाम्पल परफेक्ट मैच हो रहा है। अपने को बहुत वह रूलिंग है ना अच्छी मिलती है तो शांति हो, जैसे मैं भगवान ने ऊपर से आके बोल दिया तो पास होने वाला है तो खुशी हुई। अगर नेगेटिव रूलिंग भी होती है ना वो भी अच्छा होता है। जैसे तुम लोग के एग्जाम्पल में मैंने नेगेटिव रूलिंग क्या बताई, भगवान ने बोल दिया कि तू पास होने ही नहीं वाला है, इट इज नेगेटिव, बट फिर भी अपने को अच्छा क्यों लगा? टाइम तो बचा ना मेरा, ये तो मैं कहाँ ट्राई करते रहता, इधर उधर हाथ पाँव मारता, पास ही नहीं हो रहा हूँ एटलीस्ट। तो इन शॉर्ट एडवांस रूलिंग कभी नेगेटिव भी आती है ना, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। पॉजिटिव आती है तो इट इज द बेस्ट थिंग ओनली। ओके, तो ये एडवांस रूलिंग का मैंने बच्चों क्या सिखा दिया, मीनिंग। पर सीए स्टूडेंट्स को क्या रूलिंग चाहिए कि मैं पास होऊंगा कि नहीं, ये रूलिंग चाहिए। इनकम टैक्स के एसएससी लोग को क्या रूलिंग चाहिए वो तो बताओ, कि ये एक्सपेंडिचर मेरे धंधे में अलाउड होगा कि नहीं, इसको रेवेन्यू माना जाएगा कि कैपिटल, मैंने एक पार्टी को पेमेंट करनी है उसमें टीडीएस काटना है कि नहीं, गवर्नमेंट से मुझे कोई ग्रांट मिलने वाला है उस पर टैक्स आएगा कि नहीं। समझ जाओ ना अभी यार, कितने एग्जाम्पल दो, मतलब इनकम टैक्स रिलेटेड ही है। या फिर कोई फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनी, उनको लगता है अगर हम इंडिया में धंधा चालू किए तो इंडिया में हमारी पोजीशन क्या होगी टैक्सेशन में, कि फॉरेन कंपनियों को पता नहीं ना इंडियन का लॉ। तो ऐसी कोई भी तुमको क्लैरिटी चाहिए एडवांस से मिलेगी, ये था मीनिंग। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर ये फैसिलिटी तो मस्त है लेकिन ये एडवांस में रूलिंग चाहिए तो जाना कहाँ पड़ता है? पूछो कहाँ जाना पड़ता है, पूछना। बार में जाना पड़ता है, बियर बार नहीं, ये अलग बार है, ऐसी बात थोड़ी करूंगा मैं। कहाँ जाना पड़ता है? बार में। यू नो व्हाट इज बार? बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग देने के लिए अलग से बोर्ड ही बना के रखा है। बोर्ड मतलब ये अकेला आदमी नहीं बैठा है, टीम है। और पता है इधर 2 सीसीआईटी लोग को बिठा के रखा है। सीसीआईटी फुल फॉर्म चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। 2 सीसीआईटी, सीसीआईटी मतलब सबसे बड़ी हस्ती है अपनी इनकम टैक्स हायरार्की में, टॉप मोस्ट है वो। और ऐसे 2 लोग को बिठा के रखा है, कहां पर? बार में। और वो लोग क्या करते बताओ? दे गिव पढ़ क्लैरिटी इन एडवांस बिफोर इश्यू अराइजेस। ओके, तो बार में जाना पड़ता है, तो मीनिंग खत्म हो गया। अब वो बार कहाँ है? डाउट आएगा। दिल्ली में एक बार है, सॉरी दिल्ली में 2 बार है, मुंबई में 1 बार है। हर छोटे शहर में बार खोल के नहीं बैठे लोग। कौन सा बार? बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। ओके, पहले क्या एक जमाने बार केवल आर होता था, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। कल को कोई अपने ऑफिस में ऐसा बात करने लगे ना, ये एडवांस रूलिंग की तो अपने AA के पास जाना पड़ता ना। क्या लिखा AA मतलब? अथॉरिटी। बोले भाई वो सिस्टम गया, आजकल आर नहीं बार है। ओके, और ये पता है जब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग था ना, ये 2021 के पहले की बात है। 2021 के पहले ना अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होता था, उधर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठाते थे, वो तुमको क्लैरिटी देता था। लेकिन क्या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज मिलते नहीं थे उनको, तो वो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की ऑफिस खाली पड़ी रहती थी, कोई भी जाता ताला लगा हुआ रहता था। क्योंकि उधर ऑफिस में किसको बिठाना पड़ता है? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हु इज रेडी टू सर्व। एक तो रिटायर्ड है, रिटायर्ड आदमी मजे लेना चाहता है बुढ़ापे के, वो रिटायर्ड आदमी सर्व करना चाहे ऐसा कोई मिलता ही नहीं था। तो उन लोग ने क्या सोचा, तभी नाम भी क्या था? अथॉरिटी। अथॉरिटी में ज़्यादा दम होता है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, बिकॉज उसमें सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज था, ज़्यादा अथॉरिटेटिव था। लेकिन उन्होंने बोला प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सीसीआईटी का बार बना देते। और सीसीआईटी लोग उनके पास बहुत सारे लोग पड़े, तो 2 सीसीआईटी को बिठा दे, बैठो बार में, चलाओ बार। कौन सा बार? बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। ओके, तो मीनिंग हो गया। इसके बाद देखो क्या है, हु कैन अप्रोच। टेल मी, ये रूलिंग एडवांस से मिलती है, ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है तो सुपर्ब चीज़ है। तो तुम लोग का एग्जाम्पल लेके बता दिया, तुम लोग का रिजल्ट एडवांस से तुमको मालूम पड़ जाए, कितना अच्छा लगेगा। तो इट इज़ अ बेस्ट थिंग, बट
ये सबके नसीब में नहीं है. इट इज फॉर नॉन रेसिडेंट असेसीज. ये दुकान किसके लिए खोली है, ये बार किसके लिए खोला है? नॉन रेसिडेंट लोगों के लिए. तो मन में डाउट है, सर ऐसा क्यों? क्योंकि नॉन रेसिडेंट इंडिया के बाहर रहता है, हाँ बोल, तो उसको इंडिया का लॉ भली भांति नहीं आता. तो जिस नॉन रेसिडेंट बंदे को इंडियन लॉ की जानकारी नहीं है, तो उसको एडवांस में क्लैरिटी चाहिए, वरना वो इनकम टैक्स की स्क्रूटिनी में ऐसा उलझेगा ना कि ये वो लोग घसीट घसीट के उसको सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ाएंगे. और सोच, जो आदमी सिंगापुर, मॉरिशस, लंदन में रहता है, उसको इंडिया में अगर घसीटे तो इट्स नॉट गुड ना. इट्स लाइक नॉन रेसिडेंट इंडिया में मेहमान है, और मेहमानों का स्वागत अच्छी तरह से करना चाहिए. और उसका अच्छा स्वागत करने के लिए क्या बोला है? देखो फॉरेन के लोगों, हम समझते कि आपको इंडियन लॉ की जानकारी नहीं है, तो आपको कुछ भी इनकम टैक्स लॉ में कंफ्यूजन है ना, आप क्लैरिटी ले लो एडवांस में. यू कैन कम टू बार फॉर क्लैरिटी इन एडवांस. सी, अपने जैसे देसी लोग होते हैं ना, अपने जैसे देसी लोग इस देश में पले बढ़े, अपने को इस देश का कानून भली भांति आना चाहिए. आज अगर हम लोग इंडियन लॉ के लिए पूछे, हमको क्लियर नहीं है, इट्स अ शेम ऑन यू. यू पीपल स्टे इन इंडिया, तो एज एन इंडियन, एज अ रेसिडेंट, यू शुड बी अवेयर ऑफ इंडियन लॉ. एंड व्हाई यू वांट क्लैरिटी इन एडवांस? नॉट रिक्वायर्ड. तो ये एडवांस में क्लैरिटी लेने का फैसिलिटी किसके लिए? नॉन रेसिडेंट लोग के लिए. एंड इट मेक सेंस ना, क्योंकि सी, आज अपने लिए भी बताओ, आज मेरा मान लो सिंगापुर में कुछ दुकान चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो मैं तो इंडिया में रहता हूँ ना, मुझे सिंगापुर का लॉ क्या है आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू नो. ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं सिंगापुर का लॉ जानने की ट्राई करूंगा, बट अदरवाइज एक नॉर्मल बिजनेसमैन को क्या पड़ी है दूसरे फॉरेन का लॉ. इसलिए ये सिस्टम किसके लिए रखा है? नॉन रेसिडेंट लोग के लिए. लेकिन सी, ये सिस्टम जब नया नया चालू हुआ था ना, इट वॉज प्योरली फॉर नॉन रेसिडेंट. बट आजकल रेसिडेंट लोग को भी मिलता है, बट इन अ वेरी एक्सेप्शनल सिचुएशन. वो सिचुएशन क्या है बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटी ये कॉन्सेप्ट किसके लिए खोला हुआ है? नॉन रेसिडेंट लोग के लिए. अब सी, एक्चुअली मैं धीरे धीरे आई एम डाइविंग इनटू दिस थियरी. हु कैन अप्रोच? तो व्हाट डिड आई से? नॉन रेसिडेंट. तो ये हु कैन अप्रोच हो गया. ओके, एक से ना, एक हु कैन अप्रोच में क्या बता? हु कैन अप्रोच? नॉन रेसिडेंट कैन अप्रोच. अब तुम लोगों को लाइन से 5 पॉइंट दिख रहे हैं, देख के लग रहा है ये तो सर ने बोला और भी इसके अंदर है पढ़ने के लिए, बट बेसिकली माइंड में बैठा हो कि ये चीज मेनली किसके लिए खोली थी? नॉन रेसिडेंट, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ इंडियन लॉ. एक और चीज है, एक बार मैं थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है इससे, ये लाइन में आऊंगा. इसको रूलिंग क्यों बोलते हैं? सी, आज अगर मेरे को कोई इनकम टैक्स को लेके डाउट है, यार ये इनकम टैक्स में इसका क्या होगा, ये खर्चा अलाउड होगा कि नहीं, इस पे टीडीएस लगेगा कि नहीं, ये सब चीज़ों के लिए तो मैं सीए को भी कंसल्ट कर सकता हूँ ना. तो बाहर में जाने का जरूरत क्या है? फर्क है. सीए जो एडवाइस देगा ना, वो सिर्फ एडवाइस है. ओके, वो सिर्फ एडवाइस है, वो गवर्नमेंट के ऊपर रूल नहीं करेगा. लेकिन ये कौन दे रहा है? बार. और ये खाली एडवाइस नहीं, इट विल रूल. फील द वर्ड रूलिंग. अरे मैं तुमको रूलिंग वर्ड को एक्सेप्ट करना बोल रहा हूँ, इसको सलाह मशवरा नहीं हुआ है. इट इज अ रूलिंग, मतलब वो पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे राज करेगा. एक और रूलिंग आ गई ना, कुछ एओ अगर ज्यादा भी आनाकानी करे ना, उसके मुंह पे मार, चल जो बोलता वैसा कर. सीए की एडवाइस को ऐसा कर सकते हो? सीए की एडवाइस लेके एओ के सामने दम दे सकते हो? एओ स्कूटीनी में परेशान करे, मेरे सीए ने ये बोला है, तो क्या बोला? ऐसे 1000 सीए दिखा, वो सीए को गिनेगा भी नहीं. सीए इज्जतदार आदमी है, लेकिन सीए ने कुछ बोल दिया, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे रूल करेगा, ऐसा थोड़ी होता है. नहीं तो अगर मेरे को अगर कुछ एडवाइस ही चाहिए, इनकम टैक्स का कुछ कंफ्यूजन है, तो सीए को बस भी तो जा सकता हो ना. सीधर वही तो हो रहा है. ये सिंपल एग्जाम्पल, तुम लोग सीए बन सकते हो कि नहीं, उसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि नहीं? भगवान आके बोल दिया तो खत्म. मेरे को भी तो पूछ सकते हो, मैं भी कम नॉलेजेबल थोड़ी. 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, 30 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे 97 के बाद, ऑलमोस्ट हो जाएंगे. तो इतने साल के एक्सपीरियंस से मैं भी तुमको बोल सकता हूँ, हाँ तू सीए बन सकता है या तू नहीं बन सकता है.
खैर मैं तो सबको पॉजिटिव बोलता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता ना, पर मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जो बोला उसकी ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं है जितना भगवान आके बोल देवे। वैसा सीए भी अपने को इनकम टैक्स का कुछ सलाह मशवरा कर देवे ना, इट्स अ गुड एडवाइस, वी रिस्पेक्ट हिम, बट इट विल नॉट रूल द डिपार्टमेंट। बट ये चीज क्या है, रूलिंग है, तभी तो इसकी डिमांड है भाई। आज इन लोग अपने को कुछ लिख के दे देवे ना, ये खर्चा अलाउड है, तो खत्म, अलाउड ही रहेगा, पूरे इनकम टैक्स पे हम लोग राज करेंगे, तभी इसको बोलते हैं रूलिंग। ओके, तो मोरलेस तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, मीन्स नाउ नो वन विल गो अगेंस्ट द रूलिंग। हाँ, अगर सीए की एडवाइस लेके आए तो उन लोग उसको भाव भी नहीं देंगे। ये अभी कंटिन्यूइंग दे सब, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या था, नॉन रेसिडेंट लोग ये रूलिंग लेते हैं। अब है ना, ये देखो नेक्स्ट सिनेरियो, रेसिडेंट भी रूलिंग लेने जा सकता है, लेकिन अपने लिए नहीं, एनआर के लिए। सी एक्चुअली क्या होता है, जनरली एनआर लोग होते हैं ना, ये देखो इधर बाहर में जाके बोलते हैं, सर जी मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना, ऐसे उनके कुछ सवाल होते पूछते हैं। लेकिन एनआर जो सवाल पूछता है उसको खुद को पर्टेन करता है ना। लेकिन कभी कभी क्या है, रेसिडेंट भी बाहर में जा सकता है, बट उसके जो सवाल है ना उसको खुद को नहीं पर्टेन करते, किसी एनआर को पर्टेन कर रहे हैं। अब वो लोग बोलेंगे तुझे एनआर की पंचायती क्यों है, बोले मुझे इसलिए पंचायत है क्योंकि मेरा एनआर के साथ कोई धंधा चल रहा है। मतलब इमेजिन एक रेसिडेंट पार्टी का कोई नॉन रेसिडेंट पार्टी के साथ कोलैबोरेशन है, कुछ बिजनेस टाइप है, तो उस चक्कर में रेसिडेंट जा रहा है, रेसिडेंट जा रहा है, रेसिडेंट कहाँ जा रहा है, बाहर में, लेकिन वहां जाके क्या बोल रहा है, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना, लेकिन मेरे सवाल मुझसे संबंधित नहीं है, एनआर संबंधित है। मतलब अल्टीमेटली इधर भी क्या रूलिंग एनआर के लिए मिल रही है, लेकिन उसके बदले रेसिडेंट जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल, एक मिस्टर माइकल नाम का आदमी है और मैं तुम लोग का सर शिरीष व्यास, हम लोग दोनों मिलके ना इंडिया में कोई बड़ा धंधा डालने का सोच रहे हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड। लेकिन सी वो मिस्टर माइकल ने लास्ट में क्या बोला, देख शिरीष आई एम हैप्पी टू डू बिजनेस विद यू, और जब तक मेरे इनकम टैक्स के कुछ मैटर्स क्लियर नहीं होंगे इंडिया के, तब तक मैं तेरे साथ अंधाधुन तो आगे नहीं बढ़ूंगा, सॉरी दोस्त। ऐसा माइकल भाई को बोला, माइकल लंदन का होगा। मैंने बोला डोंट वरी लंदन माइकल, अपने यहाँ पे बाहर है, तेरे को जो भी क्वेश्चन है लिख के देना, तेरा क्या क्या डाउट है, जैसे तेरे को इंडिया में टैक्स आएगा कि नहीं, तेरा ये होगा कि, तेरे जो भी डाउट है मेरे को दे, मैं जाके पूछ के आऊंगा। तो वो सिचुएशन है। तो सी जा रहा आर है, लेकिन पूछ रहा एनआर के लिए कुछ है वो। ओके, फिर नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है, रेसिडेंट खुद जा सकता है अपने खुद के इश्यूज के लिए, प्रोवाइडेड हिज इश्यू इज 100 करोड़ और मोर। जैसे इमेजिन करो मैं रेसिडेंट हूं शिरीष व्यास, मैं अपने खुद के कंसर्न्स के लिए बाहर में जा रहा हूं, मैं वहां पे जाके बोल रहा हूं मेरे सवालों के जवाब दो, और वो सवाल मुझसे पर्टेन करते हैं, देन उन लोग मेरे को कब भाव देंगे, अगर मेरे क्वेश्चंस 100 करोड़ और मोर का है। जैसे मैंने पूछा मेरा ये एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट में लेस हो सकता है कि नहीं, लेस होएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा ना, प्रॉफिट कम टैक्स कम। वो लोग बोलेंगे नहीं तो मुझे बुरा लगेगा, वही मुझे क्लैरिटी चाहिए। और जिस एक्सपेंडिचर के मैं रूलिंग मांग रहा हूँ ना, वो 100 करोड़ का खर्चा है, कितना, 100 करोड़ और मोर, तो इतना बड़ा मैटर है, तो उन लोग रेसिडेंट लोग को भी रूलिंग देते। ये कुछ सालों पहले ही चालू किया था, ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट इन लोग ने किसके लिए बनाया था, नॉन रेसिडेंट। लेकिन उन लोग ने क्या सोचा, चलना देसी लोग को भी हम लोग अलाउ करते हैं, क्योंकि खास करके जो 100 करोड़ के बड़े मैटर है, वो अगर एडवांस में क्लैरिफाई हो जाता है तो इनकम टैक्स की स्क्रूटिनी में झगड़े नहीं होंगे। नहीं तो अगर 100 करोड़ के मैटर एडवांस में क्लियर नहीं हुए और स्क्रूटिनी में वो मामला अगर बिगड़ गया, एंड फिर बाद में अपील में नया झगड़ा चालू हो जाएगा, तो सब परेशान, एसएससी भी परेशान, गवर्नमेंट भी परेशान। किसको लड़ाई झगड़ा पसंद है यार, आज मैं तेरे साथ लड़ाई करना चालू कर दूं, शुरू भले मैंने किया है, लेकिन तुमको भी तो डिफेंड तो करना पड़ेगा, फिर दोनों का फ्रस्ट्रेशन चालू हो जाता ना। इससे गवर्नमेंट ने क्या सोचा, लो रेसिडेंट लोग को ऐसे तो रूलिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि इन लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया का लॉ उनको पता होना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर मामला बहुत गंभीर है, अर्थात
100 करोड़ या ज्यादा का है तो रूलिंग मिलेगा। बट सी 100 करोड़ के लिए ना तुम्हारे 5-6 क्वेश्चंस को क्लब करके भी आ सकता है। लॉ में क्या लिखा है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, एक एक्सपेंडिचर को लेके डाउट है, ये एक्सपेंडिचर अलाउड होगा कि नहीं, और एक्सपेंडिचर 25 लाख का ही है, फिर मुझे गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट मिलने वाली 26 लाख की, ये 25 और ये 26, वो गवर्नमेंट ग्रांट मुझे मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा कि नहीं। फिर बाद में मेरा कुछ चैप्टर 6 से क्यों लेके ये चैप्टर 6 से मैं एलिजिबल होगा कि नहीं। ऐसे जितनी भी चीज होगी ना, उस सबको टोटल करने के बाद देखना है 100 करोड़ है कि नहीं। ओके, इट इज नॉट वैल्यू पर क्वेश्चन, ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, सी इधर एक्चुअली क्या, जैसे बच्चे मेरे को डाउट पूछते हैं ना, डाउट लेके आते हो तुम लोग, वैसे इधर हम लोग बाहर में डाउट ही तो पूछते जा रहे, सर सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, और इधर डाउट तो क्लियर होता है, वो उसके साथ एक रूलिंग की तरह बन जाता है, फिर इनकम टैक्स से पूरा राज करता है वो। तो 100 करोड़ था। फिर लुक अगला पॉइंट, टेल मी अगर किसी का 100 करोड़ से कम वैल्यू का डाउट है तो, जैसे मेरे ऐसा कोई छोटा सा चला गया और बोल रहा है 25 लाख रुपए का ही कुछ मैटर है और मुझे उसका क्लैरिटी नहीं है। अरे मतलब कुछ भी हो सकता है ना, 25 लाख का अमाउंट पे टीडीएस काटना चाहिए कि नहीं, 25 लाख का खर्चा नेट प्रॉफिट में अलाउड है कि नहीं, ऐसा कुछ भी 25 लाख का ही मैटर है और मैं रेसिडेंट बन रहा हूं, तो कहना है गो फॉर रूलिंग, ना बोलना है यार, नहीं ना यार मैं रेसिडेंट हूं, रेसिडेंट का 100 करोड़ होना चाहिए। लेकिन सी कभी कभी 100 करोड़ से कम वाले को भी इन लोग चलाते हैं, प्रोवाइडेड यू आर अ नोटिफाइड रेसिडेंट, गवर्नमेंट अप्रूव होना चाहिए तो। और भारत में एक ही जन को अप्रूव किया हुआ है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऑल दी पीएसयूज आर नोटिफाइड। पीएसयू को पता है क्या वरदान मिला है, तुम्हारा कोई चिंदी डाउट भी होवे ना, 1000-2000 रुपये का, मतलब 1000 रुपये के खर्चे का डाउट है तुमको, ये अलाउड होता है कि नहीं, ये अलाउड है कि डिसअलाउड, 1000 रुपये का ही वैल्यू है तो भी तुमको रूलिंग मिलेगा। खैर कोई 1000 रुपये के लिए इतना कोई परेशान होता भी नहीं है, इनकम टैक्स में अपने को बेचने कब होती है जो कोई बड़ा अमाउंट होता है। बट कहने का मतलब पीएसयू को तो ऐसा वरदान है ना कि 100 करोड़ से कम वैल्यू का भी मैटर है तो भी तुमको क्लैरिटी मिलेगी बाहर में जाके। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब मालूम है क्या है, दीज आर कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा स्टेक है, तो गवर्नमेंट की खुद की तो कंपनियां हैं। और बात क्या है, ऐसा मत सोचो गवर्नमेंट का इसलिए इन लोग ने पार्शियलिटी किया है। सी लॉजिक क्या बताऊं, पब्लिक सेक्टर कंपनी है ना, कुछ ऐसा धंधा कर रही है जो पब्लिक यूटिलिटी का है, जैसे गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, उन लोग के धंधे ऐसे हैं ना जो पब्लिक की सेवा के लिए बने हुए। अब उसमें उन लोग को इनकम टैक्स के झगड़ों में उलझाएंगे ना तो अच्छा नहीं है, बिकॉज दे आर डूइंग अ गुड जॉब। जैसे आई एम डूइंग अ नोबल जॉब और नॉट, सी आई माइट बी डूइंग फॉर मनी, फॉर माई बिजनेस, फॉर माई सर्वाइवल, बट आई एम डूइंग अ गुड जॉब और नॉट, टेल मी टीचिंग इज अ गुड जॉब और नॉट, बस। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भले उसमें गवर्नमेंट घुसी हुए पैसा कमाने के बैठे, लेकिन उन लोग जो टाइप का धंधा करते हैं ना, वो क्या होता है, गैस सर्विसेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज पब्लिक यूटिलिटी आइटम्स। तो इन शॉर्ट दे आर डूइंग सम गुड जॉब इन भारत, तो उनको इनकम टैक्स के चक्कर में उलझाना सही नहीं, इसलिए उनको वरदान मिला है कि तुम लोग जो गुड जॉब कर रहे हो, गुड जॉब कर रहे हो उस पर ध्यान दो, तुमको इनकम टैक्स में कभी परेशानी नहीं होगी। कोई भी चीज की बेचैनी होती है तो आप क्लैरिटी ले लो। ओके, तो पीएसयूज है। और डोंट थिंक कि खाली एक एग्जांपल दिया है मैंने, एज ऑफ नाउ इंडिया में पीएसयू ही नोटिफाइड है, और ऐसा नोटिफाइड है कि 100 करोड़ से कम हुआ तो भी चलेगा। पांचवें व्यक्ति से पहचान तुम्हारी बाद में कराऊंगा। ओके, ये 4 लोग दिमाग में छाप लो, पांचवा थोड़ा अजीब ही कुछ, आई विल टॉक अबाउट दैट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। अभी ये 4 लोग कौन हो गए, नॉन रेसिडेंट। सी नॉन रेसिडेंट तो हक से जा सकता है, उसको कभी ये नहीं पूछेंगे कि आपका मैटर 100 करोड़ का, एनी टाइम जा सकता है। ओके, फिर रेसिडेंट हैविंग बिजनेस विद एनआर, रेसिडेंट जो एनआर के साथ कोलैबोरेट कर रहा है तो वो रेसिडेंट भी जा सकता है, लेकिन जाएगा रेसिडेंट
रूलिंग वो अपने लिए नहीं मांगना चाहिए, किसके लिए? एनआर के लिए। और ऐसा रखते हैं जैसे माइकल वाला एग्जांपल दिया हुआ, माइकल इंडिया में थोड़ी आएगा यार, तो माइकल को बोला चल ना, अपने तो मिलके धंधा कर रहे, तेरा कंसर्न इज लाइक माई कंसर्न, तो तेरे जो भी कंसर्न है मैं जाके पूछ के आऊंगा, ओके, और क्लैरिटी मिल जाएगी तो मिलजुल के धंधा करेंगे। वो वाला एग्जाम्पल याद रखना। फिर ये क्या था, ये तो रेसिडेंट पर्सनली अपने लिए जा रहा है, बट प्रोवाइडेड अ मैटर इज 100 crores और मोर, और पीएसयू लोग, ओके, ये 4 लोग हो गए। लिंक मत तोड़ो, ये देखो अपने क्या हुआ था, ये हुआ हु कैन अप्रोच वाली चीज है ना, अभी भी चल रही है। सी नहीं, वो 5वें के लिए नहीं, इन चारों के अंदर ही और थोड़ा खुलासा देना बाकी है, ओके। अबे ना यही चीज को है ना मैं थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूं विद अ न्यू ड्राइंग। ये देखो, अगेन माय फोकस विल बी ऑन दिस ओनली, कि कौन कौन रूलिंग ले सकता है, और ये चैप्टर का मेन बॉडी ये है, मेन पार्ट है। टेल मी, नॉन रेसिडेंट रूलिंग ले सकता है? अभी देखो, लेकिन एडवांस में रूलिंग लेने का मतलब क्या है? आफ्टर द इशू अराइजेस के बिफोर द इशू अराइज? बिफोर द इशू अराइज। तो एक बार मेरी ड्राइंग समझ लो ना, ये ड्राइंग ट्रस्ट भी जोरदार है, ऐसी चीज बनाई है ना, ये चैप्टर सिंपलेस्ट हो सकता है। एक ड्राइंग समझ लो ना क्या है, ये दो, एक तो ये प्रीवियस ईयर होता है जब हम कमाते हैं कुछ, फिर एवाई जिसमें हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, रिटर्न विटर्न भरते, टैक्स भरते हैं ना, फिर अपनी स्क्रूटिनी होती है। मैंने ऐसे रैंडमली लाइन खींची है, ऐसे माप तोल करने मत बैठना, सर ने इधर ही क्यों लाइन ड्रॉ किया, ऐसे जनरली बताओ ना, असेसमेंट कब होता है? एवाई के बाद 12 महीना, एवाई के बाद 12 महीना तो अपना रेगुलर असेस वगैरह चलता है ना, तो उसकी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। उसी इस लाइन के पहले ना जीवन में सुख शांति थी, लेकिन ये क्या हो गया, इशू खड़ा हो गया, स्कूटी नहीं आई होगी। सी जब तक स्कूटी नहीं आते हम लोग मजे में बैठे होते हैं ना यार, लेकिन ये लाइन के बाद इशू खड़ा हो गया। इशू खड़ा हुआ मतलब स्कूटी नहीं आया। अब स्कूटी नहीं में मैं एओ के साथ भिड़ा, झगड़ा झगड़ी होता है, मामला बिगड़ता है तो सीटा में जाते हैं, और बिगड़ता है तो हाई टैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये फ्लो समझ गया ना क्या है? अब है ना, लॉ ने क्या बोला, नॉन रेसिडेंट को एडवांस में रूलिंग लेना चाहिए। जब वो एओ के साथ बैठा है उस वक्त रूलिंग लेने नहीं जा सकता। जैसे इमेजिन एक एनआर है, ये देखो ये आरसीसी है ना, कोई एनआर है, वो एओ को क्या बोलता है, तू बहुत टॉर्चर कर रहा है मेरे को, तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं, मैं एनआर हूं, हम लोग के लिए रूलिंग वाला सिस्टम है, मैं जाके आता हूँ बाहर में, बाहर में मतलब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, मैं रूलिंग लेके आऊंगा, फिर वो रूल करेगा तेरे पे। मतलब मैं कब बोल रहा हूँ, जब एओ के साथ मेरा स्कूटी नहीं चल रहा है उस वक्त, तो क्या बोले बॉस, अब तू नहीं आ सकता। एडवांस मतलब एडवांस, एडवांस में जाने का, तेरा मैटर अभी मैंने हाथ में ले लिया है, अपने झगड़े चल रहे हैं, उस दरमियान तू जा नहीं सकता। नहीं मैं तो जाऊंगा, जा, तेरे को लात मार के धक्का मार के भगा देंगे। मतलब बाहर की जो ऑफिस होती है ना, वो लोग ऐसे अंधाधुंध सबको एक्सेप्ट नहीं करते, उन लोग चेक करते, उनको पता चला ये बंदे का तो स्कूटी नहीं चल रहा है, और ये चलती हुई स्कूटी में वो लोग एंटरटेन नहीं करते। सी उन लोग ने, क्योंकि सी लॉजिक है ना, जब एओ मामला संभाल रहा है तो बार कैन नॉट इंटरफियर। सी बार क्या बोलेगा, जब तक इनकम टैक्स वाले एक्टिवेट नहीं हुए ना, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, तुम्हारे सब कंफ्यूजन को हम क्लियरिटी दे देंगे, रूलिंग दे देंगे। लेकिन एक बार इनकम टैक्स वालों एक्टिवेट हो गए तो सॉरी, फिर हम लोग बीच में टांग अड़ाएंगे, इट विल बी इंसल्ट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इससे सी ये टिक का मतलब क्या क्या लो, ये देखो इशू अराइज हो उसके पहले जाने का। दैट मीन्स अगर मैं, ये जो क्रॉस क्रॉस मार्क दिख रहा है, ये स्टेज पे नहीं जा सकता, ओके। अब तुम लोग समझ गए, फिर ही बोलना पड़ेगा। देखो किसी एनआर का, मैं एनआर की बात कर रहा हूँ, किसी एनआर का है ना सीटा में मैटर चल रहा है, वो सीटा में बोल रहा है सर जी मैं एनआर हूँ, मैं रूलिंग लेके आऊँगा, रूलिंग ले लीजिए, नहीं ला सकता, क्योंकि सीटा में मैटर चल रहा है। मतलब इज इट एडवांस के वक्त पे जा रहा है, तो वक्त पे, और वक्त पे नहीं आ रहा है, मतलब वक्त में मतलब जब मैटर में उलझे हुए हो तुम, उस वक्त नहीं, आपको एडवांस में जाना है। इस वक्त अगर तुम बाहर में जाओगे तो सीटा की इंसल्ट है ना। तो ये देखो इधर मैंने क्या किया, क्रॉस किया है, इन शॉर्ट समझ जाओ, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उसी मैं क्या बोलना चाह रहा था, देखो ये, और ये लाइन को फील करो,
बिफोर द इशू अराइजेज यू टू गो। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन पता है यही चीज इन लोग है ना 7-8 लाइन का सेंटेंस बना के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। अल्टीमेटली तुमको नॉलेज यही देना है कि भाई का इशू चल रहा है तो कहां से रूलिंग मिलेगी, नहीं मिल सकती। बट ये इजी कब लगे, प्रोवाइडेड ए सीन दिमाग में क्लियर है। ओके और सी, ये भले मैंने एनआर बोल के पढ़ाया था, लेकिन द सिस्टम इज सेम फॉर एवरीवन, बिकॉज फॉर एवरी पर्सन एडवांस रूलिंग मीन्स एडवांस, और एडवांस का मतलब ये होता है एडवांस में आओ। जब एओ एक्टिवेट हो जाता है, सीटा, हाईटेड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त रूलिंग नहीं मिलेगी। कम ऑन, हिम्मत रखो, जागो, कोई सोना मत, पहले बता रहा हूं। मैं नींद में से उठ के आया हूं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, मेरी तो एग्जाम भी नहीं है। इट्स ओके, नींद आती है, लेकिन उठाऊं तो सही ना यार। नींद आना नेचुरल है, लेकिन सर भी उठा नहीं रहे, मतलब सर मेहनत नहीं कर रहे। उठाऊंगा तुम लोग को, नींद आना इज नॉट अ पाप। तो इधर था, हाँ। तो ये तीनों के लिए ना सिस्टम सेम ही है। देखो मैं कुछ कर रहा हूं, इधर देख। अब है ना, ये जो चौथा व्यक्ति है ना, ये अजीब ही है। इसके लिए पता है लॉ ने क्या ला, तू एडवांस में मत आ, मौके पे आना। जब तुझे गड़बड़ लग रही है ना इनकम टैक्स वालों के साथ, तब आ। बोले इन लोगों का एकदम ही विचित्र है। पीएसयू लोग को क्या बोला है, तू एडवांस में तो आई मत। ये देखो क्रॉस दिख रहा है। मीन्स अभी मैं खास करके पीएसयू की बात कर रहा हूं। अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैन नॉट गो इन एडवांस। पूछो क्यों, लॉ ने उसको बोला है भाई तू एनआर है, तू कोई नॉन रेसिडेंट है, जो तो कोई इंडिया का लॉ पता नहीं है। तेरे को तो इंडिया का लॉ भली बात ही पता है, और तेरा कोई 100 करोड़ का मैटर है जो तुझे बेचैनी हो रही है, जल्दी आना जल्दी आना है। तो काहे को जल्दी आ रहे हो, ठंड रख। हमको पता है तू पीएसयू है, जैसे ही तेरा मामला बिगड़ता हुआ नजर आया, रूलिंग लेने आ जा, मौके भी मिल जाएगा। सी एडवांस में किसको चाहिए, जिसको भारत के लॉ की जानकारी नहीं है, यानी कि एनआर, या फिर जिसका बहुत बड़ा मैटर है 100 करोड़, तो उसे बेचैनी हो रही है। लेकिन पीएसयू को हमने क्या समझाया, देख ना तो तू नॉन रेसिडेंट है, हु इज अनअवेयर ऑफ इंडियन लॉ, तू तो देसी, पीएसयू लोग तो देश के कट्टर देसी लोग होते हैं, और तुम्हारा कोई मैटर भी 100 करोड़ का नहीं है कि तुमको इधर बेचैनी खलबली हो रही है। शांति रखो ना, इसलिए इनको बोला है तू एडवांस में मत आ। हमको ज़्यादा भीड़ नहीं करनी एडवांस वालों की, तू एडवांस में मत आ, देखो हम लोग वक्त पे संभाल लेंगे। वक्त पे मतलब क्या, जैसे एओ ने क्या है, इसे इमेजिन करो, ये कौन है, पीएसयू। पीएसयू का एग्जांपल पता है, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, ओएनजीसी। इट्स अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एनी कंपनी जिसमें मोर देन 50% गवर्नमेंट स्टेक, इट बिकम्स अ पब्लिक सेक्टर। तो इमेजिन ये कोई पीएसयू का स्कूटी नहीं चल रहा है, और पता है एओ उसको बहुत धमकी दे रहा है, मैं ये खर्चा डिसअलाउ कर दूंगा, ये टैक्स मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो पीएसयू ने बोला तू बहुत बोल रहा है, तेरे को पता है मैं कौन हूँ, मैं पीएसयू। हाँ तो अरे बॉस तू अभी रुक, मैं जरा रूलिंग लेके आता हूँ, तेरी सब बोलती बंद हो जाएगी। मतलब एक चलती हुई स्कूटी में जा सकता है वो। ये देखो इधर मैंने क्या किया है, टिक मार्क किया है, कैन यू सी, टिक किया है। इतना बड़ा फैसिलिटी है। ओके मतलब इट्स लाइक यू नो, पॉलिटिशियन का लड़का होता है में, उसने सिग्नल तोड़ दिया। अरे पॉलिटिशियन का लड़का है, उसने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, और उसको हवलदार पकड़ के बोल रहा है चलो मैं चालान काटूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो क्या बोलेगा, तेरे को पता है मैं कौन हूं, मैं पॉलिटिशियन का लड़का हूं। अरे मतलब वो अपनी पहचान दिखाती सब केस दब जाता है ना। वैसा इन लोग का रुतबा है, इसका पीएसयू का। मतलब ऐसा फील करो कि मुन लोगों को ये वरदान, जैसे पॉलिटिशियन का लड़का एडवांस में कभी टेंशन लेता है, उसको ऐसा लगता नहीं मैं प्रोटेक्शन, उसको क्या है बिंदास बेफिक्र जिंदगी जी रहा है। जब भी कोई तकलीफ आई अपनी पहचान बता देता मैं पॉलिटिशियन का लड़का हूँ, तो सब चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, पुलिस वाले हो, सब चुप हो जाते हैं। ओके तो वैसा फील लो ना, तो पीएसयू का एडवांस रूलिंग में ऐसा रुतबा है। ठीक है, स्टूडेंट लोग डाउट पूछेंगे सर बट हम लोग इसको एडवांस रूलिंग क्यों बोल रहे हैं, एडवांस तो कुछ नहीं हुआ है। अब क्या करें, दुकान तो एडवांस रूलिंग के नाम पे खोल दी ना, ज्यादातर तो सब एडवांस वाले ही है ना।
अभी उसके लिए कोई अलग दुकान तो नहीं खोलेंगे। अभी ठीक है, कितना भी वीआईपी होगा पीएसयू, उसके लिए कोई अलग ऑफिस तो नहीं खोलेंगे। ऑफिस तो एडवांस रूलिंग के नाम पे खुली है, तो उस जगह पे तुम लोग भी आ जाओ। लेकिन टेक्निकली वो लोग रूलिंग एडवांस में नहीं ले सकते। और एक चीज ये देखो, सीटा के साथ जब किटपिट चल रही, किस अभी पीएसयू का बता रहा हूं, मतलब एक पीएसयू का ना सीटा में अपील चल रहा है, और सीटा उसको बोल रहा है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सीटा पता है इनकम बढ़ा भी देता है अचानक कभी कभी। अरे सीटा क्या क्या कर सकता है, सीटा के पावर कंफर्म, रिड्यूस, एनहांस, अनल, मतलब इन शॉर्ट कोई रीजन से ना सीटा में पीएसयू टॉर्चर फील कर रहा है, तो वो टाइम भी बोल सकता तेरे को पता है मैं कौन हूँ, मैं पीएसयू, तू रुक मैं आता हूँ, इधर जाके बाहर में जाके तो रूलिंग ला सकता है। आईटेट स्टेज में भी जा सकता है। लेकिन ये देखो अभी ये चीज सिखाने लायक है। सी तुम लोग कलर फील कर रहे हो, जो मैंने ब्लैक कलर से मार्किंग की थी ना, ब्लैक ब्लैक, वो इन 3 लोगों के लिए रूल था। अभी मेरा कलर अलग है, ग्रीन कलर दिखा है, ग्रीन, तो अरे कम ऑन, ग्रीन कलर की थियरी किसके लिए, पीएसयू लोग के लिए। तो पीएसयू को एडवांस में जाना अलाउड नहीं है। एओ के वक्त जा सकते, सीटा के वक्त जा सकते, आईटेट के वक्त भी जा सकते। लेकिन एक बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ना, तो पीएसयू का वो वट नहीं है। जैसे इमेजिन कोई पीएसयू का ना हाई कोर्ट में केस चल रहा है, और हाई कोर्ट को बोल रहा है आपको पता नहीं मैं कौन हूं, मैं पीएसयू हूं, तो उन लोग भाव भी नहीं देंगे, चल निकल। पीएसयू तो क्या करेंगे, रूलिंग लाएगा, उसको रूलिंग हमको दिखाने का नहीं, मतलब उस वक्त तो जा ही नहीं सकता है। इट्स लाइक यू नो, बॉलीवुड का मूवी का सीन इमेजिन करो ना, पॉलिटिशियन की क्या है, पॉलिटिशियन का लड़का होता है ना, उसके छोटे मोटे पुलिस वाले होते हैं उनके सामने चल जाती है। लेकिन जब सीबीआई आता है ना, सीबीआई और क्या पिक्चर में ईडी, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, वो लोग जब लाते हैं ना, तो अच्छे अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है। तो इट्स लाइक तू जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है ना, अरे तू पीएसयू होगा जो भी होगा, हट हम लोग को कुछ पड़े नहीं, उन लोग गिनते भी नहीं है। और सी एक्चुअली लॉजिक क्या मालूम है, एक बार तुम्हारा केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया ना, तो इनकम टैक्स के जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल गया है। और बाहर इनकम टैक्स का परिवार, बाहर इनकम टैक्स का परिवार है, और इनकम टैक्स के लोग आईटैट तक ही होते हैं। आईटैट का फुल फॉर्म बोल, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो जब तक तू आईटैट की शरण में है तो बाहर में जा सकता, क्योंकि बाहर भी इनकम टैक्स वालों ने बनाया है, आईटैट तक भी इनकम टैक्स है। बट वंस यू आर इन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, मतलब तू इनकम टैक्स के फैमिली से बाहर निकल चुका है, एंड फिर बाद में बार बार की इज्जत नहीं होती है। ओके सी, तुम लोग को एक गेम खिलाता हूं, इसका आंसर दो अगर समझाए तो। फिल इन द ब्लैंक्स खेलना है तुमको, फिल इन द ब्लैंक्स। ये खाली डब्बे भरो, इससे भरना है तुमको टिक मार्क क्रॉस मार्क से। टिक मार्क इज अ साइन ऑफ हम लोग रूलिंग के लिए ये स्टेज पे जा सकते, क्रॉस मतलब नहीं, ये स्टेज पे रूलिंग नहीं मिलेगा। ट्राई करो एक बार, तुम लोग मेंटली सोच लो ना, फिर मैं बताऊंगा। देखा है ड्राइंग, ये देखो मैंने, देखो कलाकारी कैसे की, देखा ये लाइन है ना, इसकी इज्जत इधर तक मेंटेन की, टेबल में भी। नहीं समझा, बहुत मैं सोच के करता हूं। ये देखो ये लाइन पे क्या हुआ है, इसके पहले कुछ इशू अराइज नहीं हुआ था, तो इसलिए देखो कॉलम का नाम क्या रखा है, बिफोर इशू अराइजेस। मतलब ये स्टेज ऐसी है ना, जब हमने जस्ट रिटर्न भरा ही था। तुमको पता है एडवांस रूलिंग वाला है ना, बहुत एडवांस में भी जा सकता है। यानी कि मैं एक धंधा चालू करने का सोच रहा हूं, उसके लिए रूलिंग ले रहा हूं, सोचो। सिर्फ प्रीवियस ईयर तो इनकम कमाई, एवाई में तो रिटर्न भरा, मैं तो बोल रहा हूं पीवाई के भी पहले आ सकता है। जैसे इमेजिन मेरे माइंड में एक स्टार्टअप आ रहा है, यार इसने स्टार्टअप का आइडिया दिया था ना, ऐसा कोई स्टार्टअप का आइडिया है, लेकिन मेरे को कुछ इनकम टैक्स के प्रोविजंस को लेके बेचैनी हो रही है, तो अभी तक तो मैंने धंधा चालू भी नहीं किया है, और मैं रूलिंग ले सकता हूँ, इतना एडवांस में मिलता है। ओके, तो इन शॉर्ट सी, ये जो रेड वाली लाइन है ना, इसके पहले तो क्या है, इशू अराइज ही नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको ये कोने में रखा टेबल के। और ये लाइन के बाद क्या बोलते हैं, इशू अराइज हो गया,
और सबसे पहले हम किससे भिड़ते हैं, जल्दी देख, एओ, फिर सीटा, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उनसे भिड़ना चालू हुआ मतलब इश्यू चल रहा है। चल रहा है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेंडिंग। पेंडिंग मतलब उनके साथ इश्यू चल रहा है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स करो। टेल मी, इन तीनों को मैंने कॉमन शेड क्यों किया है? तीनों के लिए रूल एक समान है। तो मेरे को बता, इन तीनों को लॉ ने क्या बोला, एडवांस में आओ, बाद में कुछ नहीं होगा, एडवांस में आओ। तो ये देखो मैंने क्या किया, टिक मार्क, टिक मार्क, टिक मार्क। मतलब इशू अराइज हुआ उसके पहले तो जा ही सकता है, लेकिन एक बार इशू अराइज हुआ उसके पहले तो जा ही सकता है, बाद में जा सकता है कि नहीं? तो इधर देखो क्या दिया, क्रॉस मार्क, क्रॉस मार्क, क्रॉस मार्क। अरे क्रॉस का मतलब क्या, यू कैनॉट गो व्हेन यू आर डीलिंग विद एओ, कमिश्नर, हाईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ओके, सी कमिश्नर मतलब कभी कभी 263 264 चल रहा होता है ना, उस वक्त भी हम लोग बोलते हैं तू मेरे को परेशान कर रहा है, बड़ा एरोनियस प्री जुडिशियल गवर्नमेंट वाले हैं, मैं रूलिंग लाऊंगा, तो उस वक्त भी नहीं ला सकते। अरे अपने को परेशान करने वाले कौन है, एओ तो है ही, और 263 264 भी था ना, सीआईटी सीसीआईटी। तो जब मैं कमिश्नर बोलता हूँ ना, सीटा भी आ गया और सीआईटी सीसीआईटी 263 वाला भी आ गया। मतलब एक बार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा है ना, तो हम लोग एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। लॉजिक है कि उन लोग जब काम कर रहे हैं तो बार विल नॉट इंटरफियर, दे विल हेल्प यू इफ यू आर कमिंग इन एडवांस। उसी आगे मैंने सेम ही चीज लिखी है, खाली देखते हो, खाली पत्ते खुल रहे हैं ना, ये पत्ते खुल रहे हैं, देखते आओ, अरे खुल, सेम ही है, लेकिन क्या करो, रिपीटिशन करना पड़ा क्योंकि तीन व्यक्ति अलग है। ये तो एनआर खुद ही रूलिंग लेने आ रहा है, ये आर ऑन बिहाफ ऑफ एनआर, फिर आर मोटर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 CR। इधर नोटिफाइड आर मतलब कौन है, पीएसयू। इन लोग का बताओ क्या आएगा, चलो इन लोगों को एडवांस में नहीं, कैसे बोलने का, पीएसयू तू कोई एनआर है जो तेरे को इंडिया का लॉ पता नहीं है, तेरा कोई 100 करोड़ से बड़ा मैटर है जो तुझे खलबली हो रही, बेचा नहीं, शांति रख, ठंड रख, एडवांस में आने का नहीं, तो ना बोला है। लेकिन एओ जब टॉर्चर कर रहा है चले जा, कमिश्नर लोग टॉर्चर कर रहा है चले जा, आईटैट भी टॉर्चर कर रहा है चले जा, बट आईटैट तक सब इनकम टैक्स के फैमिली वाले और बाहर भी इनकम टैक्स का परिवार है, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। उसी इससे क्या, अपना माइंड में पूरा क्लैरिटी रहता है। अब है ना ये चीज है ना, क्या था मालूम है, हु कैन अप्रोच, हु कैन अप्रोच, ओके। अब है ना ये चीज इंग्लिश से बोलना पब्लिक को आता नहीं। सी हिंदी में तो मैंने फटफट सिखा दिया, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलना चाहिए उसके लिए ना, ये देखो ये सेंटेंस ट्राई करो, हिम्मत है तो, ये अपनी नोट्स का ही पेज है, देख के डर, इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस बोलने आना चाहिए। सी मैं क्या चाहता हूँ, सुनो ना, ये तुमको वर्डिंग्स भी सिखाना चाहता हूँ, ताकि क्या है, पेपर में तुम लोग जब लिख ही नहीं पा रहे हो, मेरी नोट्स की तरह टिक मार्क क्रॉस मार्क करिए, थोड़ी मार्क्स मिलेगा। ओके, इसलिए अपने को ये सेंटेंस याद करना पड़ेगा। तो टेल मी, सी नथिंग न्यू, मैंने ये जो 4 लोगों का बोला था ना, ये देखो 1 2 3 4, ये 4 लोगों का 4 सेंटेंस तुम लोग को रीड करवा रहा हूं। ओके, सो रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, प्लीज एफर्ट डालो, बिकॉज तुम लोगों को, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता ना, जरूरत नहीं होती। तो ये सेंटेंस, क्योंकि मुझे पता है एडवांस रूलिंग का क्वेश्चन आता है ना, तो तेरे को ये प्रोविजन के फॉर्म में सेंटेंस चेपना पड़ेगा, उसके बगैर मार्क्स नहीं मिलने वाले। पढ़ो क्या लिखा है, क्या समझा इसका मतलब। सी मैंने तुमको जो बोला था वैसा फील कर, देखो एनआर के बार में जाके बोलता है, सर मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मेरे सवालों का जवाब दो, डिटर्मिनेशन, मेरे सवालों का जवाब दो मतलब क्वेश्चन। मेरे को बताओ मेरा डाउट क्या होता है, इन बाहर में जाके क्वेश्चन क्या पूछता हूं मैं, ये खर्चा अलाउड होगा कि नहीं, ये इनकम पे टैक्स लगेगा कि नहीं,
मतलब मेरे सवाल कोई खर्चे या इनकम से उठे हैं, जो एक ट्रांजैक्शन होता है। सी क्वेश्चन अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो सी अगर मेरा क्वेश्चन ये सर ये खर्चा अलाउड है कि नहीं, तो क्वेश्चन मेरा है अलाउड है कि नहीं, बट क्वेश्चन उठा किससे, खर्चे से, तो खर्चा एक ट्रांजैक्शन हो गया। फिर गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है मेरे को 25-30 लाख का मिल रहा है, इस पर टैक्स आएगा कि नहीं, तो गवर्नमेंट ग्रांट ट्रांजैक्शन है। देखना ट्रांजैक्शन वर्ड यार। और क्वेश्चन क्या उठा है, टैक्सेबल होगा कि नहीं। सी लॉ में इन लोग एक्सपेंडिचर इनकम नहीं लिखते, इन लोगों को जनरल वर्ड लिखना है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे खर्चे का हो, इनकम हो, उससे तेरा कोई सवाल उठा है, उस चीज के लिए तू वहां जाके बोल मेरे सवालों का जवाब दो। और एक चीज, ये जो खर्चे का मेरा डाउट है, ये खर्चा अलाउड होगा कि नहीं, वो खर्चा कर चुका हूं कि करने वाला हूं, कुछ भी होगा। सी मैंने क्या बोला, कितने लोग तो धंधा चालू भी नहीं किए, एडवांस में रूलिंग मांगते हैं। इन लोग कभी ये नहीं बोलेंगे धंधा तो चालू कर फिर देखते हैं, ऐसा थोड़ी है। एडवांस मतलब कितना भी एडवांस हो सकता है। तो सी जिसने धंधा चालू ही नहीं किया है, मतलब उसने तो खर्चा किया ही नहीं है, उसके लिए वर्ड क्या है, प्रपोज टू बी अंडरटेकन। और जो धंधा कर चुका है, खर्चा भी कर चुका है, स्कूटी नहीं आई नहीं है, बेचैनी हो रही है, खर्चा तो हो चुका है, अलाउड होगा कि नहीं, उसको बोलते हैं अंडरटेकन। अरे या तो अंडरटेकन या प्रपोज टू बी अंडरटेकन। तो सी तुम लोग मीनिंग से समझोगे तो याद हो जाएगा। अब बिगड़ देके बोल के दिखा रहा, देखना उधर, अ नॉन रेसिडेंट कैन अप्रोच बार फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, मतलब ऐसा फील करो मेरे सवालों का जवाब दो, ऐसा फील करो, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्वेश्चन अराइजिंग आउट ऑफ अ ट्रांजैक्शन अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय हिम। अगला सेंटेंस सेम टू सेम है, थोड़ा चेंज है। देखो मेरा एग्जांपल था ना, मैं माइकल के साथ मिलके धंधा कर रहा हूँ, माइकल बहुत एक्साइटेड है, लेकिन माइकल बेचैन है किसको लेके, उसका इनकम टैक्स का टैक्सेशन इंडिया में कैसा होगा। तो मैंने माइकल को क्या बोला, तू टेंशन मत ले, तेरे को जो भी कंसर्न है मैं क्लैरिफाई करवा के आता, तेरा कंसर्न इज लाइक मेरा कंसर्न है ना। तो वो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सेम चीज, रेसिडेंट कैन अप्रोच बार फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्वेश्चन अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजेक्शन अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन विद बाय हिम विद एनआर, ब्रैकेट में क्या, टू डिटरमाइन दी टैक्स इम्प्लीकेशन एनआर। इधर जा रहा रेसिडेंट है, लेकिन पूछ रहा है खुद के लिए नहीं, एनआर के लिए। तीसरे में तो रेसिडेंट साक्षात खुद के लिए ही जा रहा है, इधर भी देखो लैंग्वेज पूरा सेम है। डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजेक्शन अंडरटेकन प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय हिम इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच ट्रांजेक्शन इज 100 crores और मोर। फिर पीएसयू वाला देखो कैसा है, अरे पीएसयू का पॉइंट है, इधर क्या लिखा है, अदर नोटिफाइड रेसिडेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अप्रोच बार फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्वेश्चन, यहां तक सब सेम था। अब देखो अराइजिंग आउट ऑफ के बाद कुछ डिफरेंस फील करो, इधर ट्रांजैक्शन था, इधर ट्रांजैक्शन था, इधर ट्रांजैक्शन था, इधर इशू लिखा है। गौर किया जाए बच्चों, क्यों ऐसा, डिड यू नोटिस माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, इन तीनों में अल्फाज क्या थे, ट्रांजैक्शन, इधर इशू बोला जा रहा है। एक्चुअली सेम ही चीज होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, ये खर्चा अलाउड है कि नहीं, अलाउड है कि नहीं, लेकिन क्या होता है में, जब तक इनकम टैक्स में झगड़ा झगड़ी चालू नहीं हुआ ना, तो खर्चे को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एक बार वो खर्चे पे झगड़ा चालू हो गया ना, तो वो सिर का दर्द बन जाता है, उसे इशू बोलते हैं। और पीएससी लोग है ना, वो खर्चा जब इशू बन जाता है ना, इशू, सी इशू इज दैट एक्सपेंडिचर ओनली, बट व्हेन टू यूज द वर्ड इशू, व्हेन इट बिकम्स अ पेन इन योर हेड, लाइक यू नो, किधर गया मेरा एओ, हाँ इधर एओ ने दिमाग खराब करना चालू कर दिया, तो दिमाग उसने कोई खर्चे के ऊपर ही किया है, लेकिन अभी इशू बन गया ना वो, है ना, इससे देखो इशू वर्ड लिखा है। और वो इशू किसके साथ चल रहा है, पढ़, एओ कमिश्नर आईटैट, बट नॉट बिफोर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। इन शॉर्ट व्हेन यू आर बायहैटिंग, व्हिच वर्ड्स यू हैव टू बायहैट, इधर ट्रांजैक्शन, इधर ट्रांजैक्शन, इधर ट्रांजैक्शन, इधर इशू वर्ड लिखना, ओके। तो ये क्या था,
हु कैन अप्रोच का सेंटेंस वर्जन पूरा। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है? प्रोसीजर। ये देखो सिंपल सी चीज है, छोटा है, हल्का हल्का प्रोसीजर है। देखो ड्राइंग में सब समेट दिया है मैंने, ये ड्राइंग याद हो जाएगी, प्रोसीजर खत्म खत्म। सबसे पहले जिसे रूलिंग चाहिए कहाँ जाएगा? बार में जाओ, और बार में जाओगे फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्या क्या चीज बोली? फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। जैसे आज मेरे को कोई बच्चा डाउट पूछता है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, तेरा क्वेश्चन ढंग से पूछ यार, क्योंकि तेरा क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पूछा तो मैं तो आंसर कैसे दूंगा। वैसे ये लोग भी क्या एक्सपेक्ट करते, एक फॉर्म में ना एकदम अच्छी तरह से तेरा क्या डाउट है लिख, वो क्वेश्चन लिखो, फिर हम तुमको अच्छी क्लैरिटी दे पाएंगे। फीस भी लगती है, फोकट में रूलिंग नहीं मिलता। वहां पे जाके खड़े हो गए, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। अरे तेरे सवालों के जवाब मिलेंगे लेकिन पैसा लगेगा, कितना मालूम है? 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख। महंगा मत समझ, सस्ता है। आज अगर रूलिंग नहीं मिले ना, झगड़ा झगड़ी चालू हो गया ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर में जब लंबे घसीटे जाएंगे ना, लिटिगेशन कॉस्ट इज ह्यूज। आज अरे रूलिंग नहीं लेते तो क्या होता है? मेरे को बताओ, जो लोग रूलिंग एडवांस में नहीं लेते, देखा जाएगा वक्त आने पे, देखा जाएगा उन लोग के साथ क्या होता है। एओ टॉर्चर करता है और मामला बिगड़ता है तो अपील में आते हैं, और अपील में क्या सीए ज्यादा साथ नहीं देता है, एडवोकेट को लेके आना पड़ता है। उन लोग का फीस एक एक घंटे के हिसाब से होता है, 1 घंटा बाद क्या 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, बोले इतने खर्चे होते हैं ना, मतलब, और सालों साल चलता है। उसके सामने सस्ता है। कितनी फीस बोली थी मैंने? कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख। दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन। अगर तेरा बोलता है ना मेरे सवालों का जवाब दो, तो तेरे सवालों की जो अमाउंट है अप टू 100 करोड़ है, 2 लाख, 100 करोड़ से ज्यादा 300 करोड़ तक 5 लाख, 300 करोड़ के ऊपर 10 लाख। स्लैब बना के रखो ना, अप टू 100 करोड़, ग्रेटर देन 100, अप टू 300, ग्रेटर देन 300 करोड़। अमाउंट 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। पीएसयू लोग का 10,000 में हो जाता है। पीएसयू को रूलिंग चाहिए ना, अरे पीएसयू में सब उल्टा ही है। पहले तो उन लोग को रूलिंग एडवांस से मिलता है कि जब चल रहा है तब, जब चल रहा है तब वो भी सस्ते में 10,000 रुपये में रूलिंग मिलती है। क्योंकि आफ्टर ऑल पीएसयू के अंदर गवर्नमेंट ही तो स्टेक होल्डर है ना, और ये गवर्नमेंट का ही तो डिपार्टमेंट है, तो घर की दुकान है ना, तो सस्ते में रखा है पीएसयू लोग का 10,000। सी एक डाउट तुम लोग मेरे को पूछे नहीं, मेरे को अचानक याद आया, बे मन से पढ़ रहे हो तुम लोग। एक डाउट मेरे को हर बैच में लोगों ने पूछा हुआ है, सर पीएसयू का आपने बोला ना कि एडवांस में नहीं जा सकते, लेकिन अगर पीएसयू का कोई मैटर 100 करोड़ वाला हुआ तो, 100 करोड़ वाला मैटर है तो जा सकता है ना। फिर पीएसयू क्या डबल डिग्री है? डबल डिग्री मतलब एक तो नोटिफाइड है, तेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, वट मैं बोलता है ना वो, प्लस 100 करोड़ का मैटर है, तो बाय डिफॉल्ट वो एडवांस में भी जा सकता है। तो सोच, अगर कोई पीएसयू का 100 करोड़ या ज्यादा का मैटर है तो एडवांस में तो जा ही सकता है, बिकॉज 100 करोड़ और मोर वाला तो हर कोई जाता है, तो पीएसयू क्यों ना जा सके। प्लस वो ये स्टेज पे भी जा सकता है। देखो ना मार्क किया है, मतलब ऐसे पीएसयू लोग का कुछ ऐसा होगा। कैसे पीएसयू? जिनका मैटर 100 करोड़ और मोर है, तो दे आर डबली क्वालिफाइड, दे कैन ऑल्सो गो इन एडवांस बिकॉज 100 करोड़ और मोर, प्लस दे कैन ऑल्सो गो व्हेन द प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन। ओके, ये डाउट लोगों को आता है, तुम लोग पूछे नहीं थे लेकिन मैंने ही बता दिया, अभी नहीं तो बाद में आता डाउट। मैंने एप्लीकेशन के लिए क्या बोला? फॉर्म भरो, फीस भरो, क्वेश्चन लिखो। ये देखो, फॉर्म भरो, फीस भरो। फीस कितनी है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ये 10,000 किसके लिए? पीएससी लोग के लिए। फिर क्वेश्चन लिखना पड़ता है फॉर्म में क्लियरली। फिर अगर तुमको चाहिए तो तुम एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हो 30 डेज में। जैसे किसी असेसर लगा, और यार मेरे को रूलिंग नहीं लेना है, रूलिंग नहीं लेना यार, तो रूलिंग का डिसएडवांटेज क्या मालूम है? फिर पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे रूल करेगा,
तो डिसएडवांटेज क्या है? अच्छा ही है ना। कभी रूलिंग नेगेटिव आ गया तो फिर बाद में स्कूटीनी में हम लोग खिला पिला के सेटल करने का सोच रहे हैं तो खाएगा भी नहीं पिएगा भी नहीं। क्यों? ये वो बोलेगा मैं रूलिंग के अगेंस्ट नहीं आ सकता। अरे रूलिंग का एक कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ही पहुंचता है। जैसे इमेजिन रूलिंग में ऐसा आया था ये खर्चा डिसअलाउड है, डिसअलाउड है। अरे डिसअलाउड इज अ बैड रूलिंग फॉर मी। कौन दिया तो रूलिंग? बाहर। और डिसअलाउड मतलब बैड क्यों है? मतलब नेट प्रॉफिट में एड बैक हो जाएगा तो मुझे पसंद नहीं आया। अब इसमें मैं तो फंस गया ना। अब मैं जब ये तो मैं एडवांस में ले लिया था ना, स्कूटीनी में जब एओ में खिला पिला के सेटल करने आया, सर थोड़ा समझ के चाय पानी लेके कर दो ना। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्त, तेरे को ही खुजली थी एडवांस में रूलिंग लेने की। अब रूलिंग रूल करती है तो वो डिसअलाउड बोलता है तो मुझे डिसअलाउ ही करना पड़ेगा। अरे ये डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। इससे पता है कोई लोग क्या सोचते हैं, और मैं रूलिंग लेके बंद क्यों रहा हूँ, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए खिलाने पिलाने की। तो उसका अचानक माइंड चेंज हो गया टू विड्रॉ। यू कैन विड्रॉ विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब भी एप्लीकेशन डाली वो दिन छोड़ उसके 30 दिन में विड्रॉ कर सकता है, पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन कितने लोग बोलते चलेगा जाने दे, क्योंकि एक बार रूलिंग आ गई तो मैं बंद जाऊंगा। अरे बंद क्या जाऊंगा, फिर बाद में वो खर्चा डिसअलाउड है तो मुझे डिसअलाउड की तरह सहन करके रहना पड़ेगा। इससे कितने मतलब लॉ ने ऑप्शन दिया है, बाकी तो क्या है कोई सोच समझ के अप्लाई करता है, लेकिन कितने फिकल माइंडेड लोग होते हैं उनका माइंड फ्लक्चुएट हो जाता है। अचानक लगता नहीं है रूलिंग क्यों ले रहा हूँ मैं, विड्रॉ कर ले। विड्रॉ तो विड्रॉ करने का विंडो है, एंड द विंडो इज ओपन ओनली फॉर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय बार। हाँ एक सेकंड सुनो, उसका डाउट क्या देखो ना। जैसे मैं मेरे लिए रूलिंग लाया था, बड़ी प्यारी रूलिंग थी, लेकिन मेरी रूलिंग है ना मेरा फ्रेंड यूज कर सकता है क्या? रूलिंग इज असेस स्पेसिफिक एंड इज क्वेश्चन स्पेसिफिक, इट कैनॉट बी जनरलाइज्ड। अरे मैंने जो बोला ना, एक और रूलिंग आ गया मतलब इनकम टैक्स पे राज करेंगे। रूल करने का मतलब राज करेंगे, लेकिन वो असेस ही राज करेगा। ऑब्वियसली खर्चा उसने किया है। नहीं तो सोच मैं खर्चा पैसे वैसे भर के रूलिंग ले रहा हूँ और सब उसका जेरोक्स मार के सब दोस्त लोग यूज कर रहे हैं। सेम हो तो भी, क्योंकि ऐसी एक आदमी से दूसरा आदमी होता है ना, सिचुएशन चेंज हो जाती है। अरे आज तुम लोग सब सेम चीज पढ़ रहे हो, लेकिन एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट में रिजल्ट्स अलग होता है ना। जुड़वा भाई भी होंगे, दोनों सीए कर रहे, दोनों फाइनल में अपियर किए, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा उसका गारंटी नहीं है। ये तो भगवान ने रचना की हुई है यार। तो इनकम टैक्स वाले तो एक आदमी से दूसरे आदमी को सेम कैसे कर सकते? माना कि मेरे फ्रेंड का मैटर डिक्टो सेम होगा, लेकिन फिर भी रूलिंग इज असेस स्पेसिफिक, इट कैनॉट बी यूज बाय गांव दुनिया। हाँ ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आज मेरी स्कूटी नहीं चल रही, मैं बोल सकता हूँ सर मेरा तो रूलिंग नहीं है, मैं तो पैसा वैसा खर्चता ही नहीं सब में, मेरे फ्रेंड का है सेम मैटर देखो ना, ही मे कंसिडर। क्योंकि सी रूलिंग से क्या एओ को भी थोड़ा एक नॉलेज तो मिले, हेल्प तो होगा, लेकिन हम लोग चढ़ के नहीं बैठ सकते। मेरी खुद की रूलिंग है तो चल हट ऐसा करना ही पड़ेगा। यार बहस होगी भी नहीं, बट हम लोग उधर वट दिखा सकते हैं। इन शॉर्ट जो डाउट पूछा ना, मतलब वो एनीवेज वो पॉइंट आने वाला था, लेकिन अभी याद रहो रूलिंग कैन बी जनरलाइज्ड और असेस स्पेसिफिक, असेस स्पेसिफिक। और मिलते जुलते क्वेश्चन में भी जनरलाइज मत करो। जैसे सुनो, रूलिंग मैंने ही ली थी, और रूलिंग ली थी मैंने एक्सपेंडिचर ए के लिए, और मेरा एक्सपेंडिचर बी है ना ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन है तो बी ना, तो उसके लिए मैं यूज नहीं कर सकता। इट इज फॉर दैट क्वेश्चन ओनली, फॉर दैट असेस ओनली, एंड दिस रूलिंग यू कैन यूज जिंदगी भर, फॉरएवर, टिल द लॉ रिमेन्स द सेम। जैसे इनकम टैक्स का लॉ जब तक सेम है, जिस लॉ को मद्देनजर रखते हुए मुझे रूलिंग मिली थी, जब तक वो लॉ वैसा ही रहेगा भारत में, तो 20 साल 25 साल तक मेरी रूलिंग राज करेगी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पे, प्रोवाइडेड अ लॉ रिमेन्स द सेम। हाँ, जिस कानून को माइंड में रखते हुए रूलिंग दी थी, कानून ही बदल गया तो ठीक है। और एक चीज, टिल द लॉ एंड
सर्कमस्टेंसेस रिमेन द सेम। जैसे मान लो मैंने जब रूलिंग ली ना, मेरा कोचिंग क्लास का धंधा था, अब थोड़े टाइम के बाद मेरा कपड़े का धंधा चालू हो गया, तो मैं ये नहीं बोल अरे सर मैं सीरीज क्लास मैंने रूलिंग लिया था, मेरे कोचिंग क्लास के धंधे में खर्चा होता था। तो वो रूलिंग मेरा कब तक चले, जब तक मेरा कोचिंग क्लास का धंधा है। कल को मैंने कपड़े का धंधा चालू कर दिया, उसमें सेम एक्सपेंडिचर भी हुआ ना, तो भी सर्कमस्टेंसेस हैज चेंज्ड। प्लीज इंग्लिश सुनो ना। रूलिंग ऑफ बार कैन बी यूज्ड बाय दैट असेसी ओनली for that question only, and it can be used on and on forever till the law and circumstances remain the same. Okay. circumstance का एग्जाम्पल बिजनेस था, तो ये पॉइंट याद रखना। एक्चुअली ये पॉइंट बाद में बोला, लेकिन उसने डाउट में छेड़ ही दिया तो खत्म ही कर दिया पॉइंट। ओके, तो अपने प्रोसीजर को ब्रेक लग गया था। क्या था प्रोसीजर? फॉर्म भरो, फीस भरो, क्वेश्चन लिखो, चाहिए तो विड्रॉ कर सकते हो। कितने दिन में? 30 दिन में। फिर अपने एप्लीकेशन किसको करते? बार को। फिर बार क्या करता है? सीआईटी को भेज देता है। जैसे ही एप्लीकेशन आया सीधा फॉरवर्ड कर देता है। किसको? सीआईटी को। उससे रिकॉर्ड्स मंगवाता है। अरे महसूस करिए, महसूस कर क्या हो रहा है, किसके बीच में गुफ्तगू हो रही है? बार और सीआईटी। बार ने क्या बोला? ये सीआईटी सुन, एक एप्लीकेशन आया, दे रहा हूं, जरा देखा और रिकॉर्ड्स देना उसका कुछ। ये क्यों हो रहा है बताओ, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बार इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर बैठता है कि अलग से बैठता है? अलग से। तो किसी असेसी का स्क्रूटिनी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बार लोग को मालूम नहीं होता है। और मैंने अभी अभी क्या पढ़ाया था? बिफोर इश्यू अराइजेस जाने का। लेकिन बार को कैसे मालूम कि बंदे का स्क्रूटिनी चालू हो चुका है कि नहीं हुआ है? वो कौन से स्टेज पे? वो सब बार को पता है कि वो बार इनकम टैक्स के अंदर नहीं, बाहर बैठता है। सो दे आर अनअवेयर। ओके, तो सी इमेजिन करो, मैं बार के पास गया, बोले मैं तो ऐसे ही जाऊंगा भोला बन के, अरे मैं नॉन रेसिडेंट, मेरा ये ऐसा, मैं तो कुछ झूठ भी बोल सकता हूँ, जरा मेरा केस देखो, मुझे रूलिंग चाहिए। पता चला ना तो मैं नॉन रेसिडेंट हूँ, ना मेरा एडवांस पे भी नहीं, स्कूटी नहीं चल रहा उस टाइम में आया। लेकिन ये बार लोग को एज इट इज पता नहीं होता। दे हैव टू कम्युनिकेट विद सीआईटी। एंड सीआईटी को क्यों मालूम है? क्योंकि सीआईटी इनकम टैक्स ऑफिस में बैठता है। और पता है किस सीआईटी से बात करेंगे? एप्लीकेंट का रिस्पेक्टिव सीआईटी। जैसे आज मैं रिटर्न भरता हूं ना, मेरा एक ये है, मेरा एक पर्टिकुलर सीआईटी है, और मैं जानना चाहूं तो ऑनलाइन मुझे मालूम पड़ सकता है मेरा सीआईटी कौन है। तो मेरे सीआईटी से बाहर लोग बात करेंगे, तो मेरे सीआईटी को मेरी सारी खबर रहती है। तो सी दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट टू नो द स्टेटस वेदर असेसी हैज कम इन एडवांस के मैटर चल रहा है तब आया, वो जानने के लिए। फिर इसके बाद क्या होगा? ड्राइंग देख के सोचो ना। जैसे बार ने सीआईटी से बातचीत किया, उसको मालूम पड़ा हाँ ये केस तो ठीक लग रहा है, तो उन लोग तुम्हारी एप्लीकेशन अलाउ कर देंगे। या फिर लगा ये भाई ये एडवांस में थोड़ी है, एडवांस रूलिंग मतलब एडवांस में आने का, आपका तो स्कूटी नहीं चल रहा है, ऐसे कैसे आ गए, तो रिजेक्ट कर देंगे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अलाउ, रिजेक्ट। 2 बार क्यों लिखा है? द डिसीजन विल बी कन्वेड टू बोथ द पार्टीज बिकॉज योर बार इज एक्टिंग लाइक अ मिडलमैन, so it has to communicate with both the parties। जैसे बार ने अगर डिसाइड किया ना, नहीं हम ये आदमी का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो दोनों को कम्युनिकेट करो। उस एप्लीकेट को बोलेंगे सॉरी यार तेरा रिजेक्ट हो गया, सीआईटी को भी अपडेट करना पड़ता है, उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों करेंगे? जैसे पीएसयू को ले लो, पीएसयू पहले ही आ गया, अरे पीएसयू को बोला पहले नहीं आ सकता, लेकिन मुंह उठा के चला गया, नहीं दे दो। अरे क्या दे दो, एडवांस में नहीं आ सकते। लेकिन ये बाहर को कैसे मालूम पड़ा? सीआईटी से बात करके। इन शॉर्ट, अगर कोई एप्लीकेशन क्वालिफाइड नहीं है तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, और सब ठीक लग रहा है तो अलाउ कर देंगे, और ये सूचना दोनों पार्टी को देनी पड़ेगी। ओके, फिर रिजेक्ट हो गया तो घर पे जाओ, अलाउ हो गया तो अब बार अपना रूलिंग देगा। रूलिंग देगा मतलब क्या? जो तुमने क्वेश्चन पूछा तो उसके बारे में क्लैरिटी देंगे।
सर जी देखिए आपका ये जो खर्चा है ना, आपका धंधा चूंकि ऐसा ऐसा है, हमारे हिसाब से ये खर्चा अलाउड नहीं होगा, मतलब उन लोग रूलिंग देंगे। इंग्लिश में बोलते हैं दे विल प्रोनाउंस देयर रूलिंग, दे विल प्रोनाउंस देयर रूलिंग, रूलिंग देंगे। वर्ड क्या था? प्रोनाउंस द रूलिंग। 6 महीने में देंगे, 6 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। डेट टू डेट गिनना, डेट टू डेट। 6 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। रूलिंग की एक कॉपी मिलेगी एप्लीकेंट को, एक कॉपी मिलेगी सीआईटी को, ताकि दोनों पार्टी को पता चले कि हमने रूलिंग क्या दी है। जैसे अपने बोलते हैं रूलिंग से पूरा गवर्नमेंट बंद जाएगा, हम उस पर राज करेंगे, एसएससी भी बंद जाएगा। वो रूलिंग से एसएससी भी बाउंड है, डिपार्टमेंट, जो दोनों को एक एक कॉपी दी है ना, बोथ विल बी बाउंड। बट 60 दिन के लिए ओपन है अगर किसी को चैलेंज करना है तो। एक से लास्ट सेंटेंस क्या बोला था? ये रूलिंग एप्लीकेंट और सीआईटी दोनों पे बाउंड है। बाउंड का मतलब क्या? कोई इसके खिलाफ जाने का नहीं सोच सकता। जैसे भविष्य में एसएससी बोले नहीं नहीं रूलिंग को मानता नहीं, मानता कैसे नहीं है? तो खुद रूलिंग लेके आया था, तेरे पे भी रूल करेगा। और डिपार्टमेंट बोलेगा हम नहीं मानते, कैसे नहीं मानो, आप पे रूल करेगा, इट विल रूल। बट ये आगे जाके एटलीस्ट फॉर 60 डेज किसी को चैलेंज करना है तो करो। मतलब एप्लीकेंट या सीआईटी दोनों में से लगता है सर आपने रूलिंग ठीक नहीं दी है, तो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। कितने दिन में? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रूलिंग हाई कोर्ट में अपील हो सकता है। और 60 डेज में नहीं कर पाए तो 30 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। इधर अनएंडिंग कंडोनेशन नहीं होता है। 60 दिन में तुम अपील कर लो, अगर किसी को रूलिंग जमी नहीं तो 60 दिन में नहीं कर पाए तो 30 दिन का और एक्सटेंशन मिलेगा। और अगर कोई अपील नहीं किया तो ये रूलिंग राज करेगा, एसएससी को भी बांध के रखने का उससे, और गवर्नमेंट भी बंद के रहेगी। ना तो एसएससी झगड़ेगा ना डिपार्टमेंट उसके खिलाफ जाएगा। इट विल बिकम रूल फॉर एवर एंड एवर टिल द लॉ एंड सर्कमस्टेंस रिमेन्स द सेम। ये देखो मैंने ये वाला पॉइंट भी बता दिया। मीन्स अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि रूलिंग में मजा नहीं आया यार, तो यू कैन अपील टू हाई कोर्ट, बट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रूलिंग। 30 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा। तो ये प्रोसीजर हो गया, उससे ये प्रोसीजर खत्म हो गया। ओके, अब है ना कुछ चीजें बाकी है। लोग यार ये मैंने बोला ना, ये 5वां टाइप का एक और कैरेक्टर है, ये लोग को भी एडवांस रूलिंग मिलता है। तो सी ये चीज क्या है, मैं इंडिया में कॉन्सेप्ट है गार करके। क्या होता है? गार। ये चैप्टर ही अलग से तुमको बाद में पढ़ाने आएगा, लेकिन सिंस ये चैप्टर अभी तक हुआ नहीं है तो मुझे थोड़ा ब्रीफ आइडिया देना पड़ेगा। सी व्हाट इज गार? यू नो, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। बोलो फुल फॉर्म, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। यू नो ये ऐसे प्रोविजन है जिसमें पता है लॉ ने पब्लिक को धमकी देके रखी है, कुछ भी झोलझाल का सेटिंग करके हम लोग के सामने आए, और अगर हम लोग के सामने बहस करोगे, नहीं हमने एक्ट के हिसाब से तो बराबर किया है, एक्ट के लॉ के हिसाब से तो बराबर किया है। कई बार क्या होता है, हमने ऐसी सेटिंग की है ना जो लॉ के दायरे के अंदर ही लगती है, लेकिन फिर भी तूने कुछ सेटिंग करके गवर्नमेंट को लल्लू बनाया। तो ऐसी कोई सेटिंग की ना, तो भले तू कितना ही बोल एक्ट में तो ऐसा लिखा ही नहीं है ना, तो हमारा तो चलना चाहिए ना सेटिंग, तो वो चलने ही नहीं देंगे। इसको बोलते जनरल एंटी। जनरल मतलब एक जनरल रूल है, कुछ भी सेटिंग करके हम लोग को हमारे सामने ज़्यादा शाना बनने का ट्राई किया, हमको लल्लू बनाने का ट्राई किया, तो भाड़ में गया कानून। अगर तेरी नीयत में खोट है तो तेरी नीयत हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस में ना पेमेंट टू रिलेटिव्स का रूल है। पेमेंट टू रिलेटिव, उसमें क्या रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट करते हैं ना तो डिसअलाउड है। अरे ऐसा कुछ थोड़ा सुना होगा कि नहीं? और रिलेटिव का भी कुछ डेफिनेशन है। तो पता है मैंने क्या सेटिंग की, मैं एक्सेसिव पेमेंट करूंगा लेकिन ऐसे बंदे को करूंगा जो रिलेटिव के डेफिनेशन में फिट नहीं होता। रिलेटिव का लॉ में डेफिनेशन है, तो मैंने क्या ऐसा आइडिया लगाया कि यार मैं एक्सेसिव पेमेंट करते क्यों लोग, ताकि खर्चा ज़्यादा दिखा के प्रॉफिट कम हो, टैक्स कम हो, गवर्नमेंट को लल्लू बनाए। नीयत खराब है मेरी,
लेकिन मैंने क्या सोचा, अगर रिलेटिव को पेमेंट करूंगा ना तो सेक्शन 48(2) करके एक है अपने लॉ में, तो एक्सेस करके डिसअलाउ कर देगा। तो मैंने क्या आइडिया अपनाई कि मैं पेमेंट एक्सेसिव करूंगा लेकिन कोई रिलेटिव नहीं, नॉन रिलेटिव को पकड़ लेता हूँ। जैसे चाचा, बुआ, मासी, ये लोग मेरे रिलेटिव में नहीं आते। फॉर बिजनेस इनकम का चैप्टर, हाँ, ओके। तो मैंने ऐसा कुछ सेटिंग किया, तो स्क्रूटिनी में इन लोग ने सवाल उठाया, तो मैंने क्या बोला, आपके कानून में तो क्या लिखा है, रिलेटिव को दिया तो एक्सेसिव नहीं चलेगा। मैं तो मेरे बुआ को, मेरे दूर के अंकल को दिया, वो तो रिलेटिव है। लेकिन उनको लगा भाई तेरी नीयत में तो खोट ही है, तो उन लोग बोले भाड़ में गया लॉ, हमको तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही, तो उसको भी डिसअलाउ करने का पावर है। इसको बोलते जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। जनरल मतलब जनरलाइज कर दिया है। सी, एक होता है स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस, मतलब वो तो स्पेसिफिक लॉ की चीजों से चलेगा। देख तूने इन रिलेटिव्स को पेमेंट किया है ना, देख लॉ में लिखा है एक्सेसिव किया डिसअलाउ, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रूल्स। और एक जनरल रूल है, लॉ के साइड में रखे हुए, अगर तेरी नियत में खोट है तो उसको डिसअलाउ करेंगे। अब पता है इसमें क्या है, ये अच्छी चीज बनाई है ताकि चोरों को इन लोग पकड़ सके, लेकिन इससे बेचारे इनोसेंट लोग भी फंसते हैं। जैसे इमेजिन मैंने दूर के बुआ, मामा, अंकल को पेमेंट किया, मेरी नीयत में खोट नहीं, जेन्यूनली किया है, और कुछ डील ही ऐसा था मुझे एक्सेसिव पेमेंट करना पड़ा। अब मेरी नीयत में खोट है कि नहीं मैं ही जानू ना। लेकिन इमेजिन करो अगर मेरी नीयत में कुछ खोट नहीं था, तो ये तो गार के प्रोविजन मेरे को फंसा डालेगा यार, क्या फंसा के देगा। उन लोग तो एक्सेसिव बोल के उसको भी डिसअलाउ कर देंगे। डिसअलाउ समझता ना, प्रॉफिट में एड बैक। तो ये तो यार, मैं तो, मेरा इरादा तो ऐसा नहीं था। इससे पता है, कोई भी तुम्हारे माइंड में ऐसा अरेंजमेंट आता है ना कि मैं बुआ, मामा, अंकल को पेमेंट करूं, तो ये गार के अंदर फंसेगा कि नहीं, उसका भी एडवांस रूलिंग ले सकते हो। क्योंकि क्या है, कई बार क्या हम लोग ने कुछ स्ट्रैटेजी सेटिंग कर ली है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि झोलझाल कर रहा है, लेकिन मैं तो नॉर्मल बिजनेस की प्लानिंग कर रहा हूं। इसलिए अगर तू कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करे, उसके पहले उनसे पूछ ले कि भाई मेरे मन में ऐसा ऐसा चल रहा है, इज इट ओके फॉर यू। कल को ऐसा मत बोलना तेरी नीयत में खोटे, ये खोटे, वो खोटे, फिर मेरा जीना आराम कर दोगे। इसकी भी एडवांस रूलिंग मिलती है। और क्यों रखा है मालूम है, क्योंकि सी, कितने लोग हैं ना गार के चक्कर में बेचारे फंस भी जाते हैं। क्योंकि सी, मैंने क्या बोला, जिनकी नीयत में खोट है तो उनको तो चमाट मारना चाहिए, वो सुन के अच्छा लगता है। लेकिन हु नोस कि योर इंटेंशन वॉज गुड और बैड। इसलिए ना, सी, ये तो मैंने एक छोटा एग्जाम्पल दिया कि किसी के माइंड में आइडिया कि रिलेटिव को पेमेंट ना करके किसी और को पेमेंट करूं, ताकि लॉ के दायरे में मैं पेमेंट टू रिलेटिव में नहीं आऊं। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे रियल लाइफ में ना बड़ी बड़ी कंपनियां ना बहुत बड़े बड़े प्लान्स करते हैं। अब उनको डर क्या है, हमने स्ट्रैटेजी तो गुड फेथ में किया है, लेकिन इसको इन लोग ने चीटिंग वाली स्ट्रैटेजी समझ के गार इन्वोक कर दिया, तो इसलिए वो लोग क्या सोचते हैं, पहले से हम लोग ग्रीन फ्लैग ले लेते। ग्रीन फ्लैग मतलब एडवांस रूलिंग ले लेंगे, अगर उन लोग ने बोला हाँ ये ठीक है तो चलेगा। इसको देखो इंग्लिश में कैसे लिखा है, देखो, ये देखो। और ये चीज तो RNR कोई भी ले सकता है, कोई भी हो। इधर क्या लिखा देखो, इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। सी, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने क्या आइडिया लगाई थी, प्लीज मेरा एग्जांपल बताओ ना। मैंने क्या किया, रिलेटिव का जो डेफिनेशन है ना लॉ में, उसमें एक्चुअल रिलेटिव के डेफिनेशन कौन आता है सोचो मत, मैं PGBP के चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन कुछ चंद लोग रिलेटिव में आते हैं। उसमें क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में ना दूर दूर के रिश्तेदार आते नहीं है। तो मैंने क्या सोचा, चल दूर दूर के रिश्तेदार को पेमेंट करता हूँ। तो मेरा अरेंजमेंट था, है ना, अरेंजमेंट था, पेमेंट टू दूर दूर के रिश्तेदार। इसको इंग्लिश से क्या बोले, इट वॉज माई अरेंजमेंट। अब मेरी नियत में खोट है ना, तो इट इज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। लेकिन अगर मेरी नियत में खोट नहीं है, अरे वो तो जेन्यूनली कर दिया है, देन इट इज अ परमिसिबल अरेंजमेंट। सो मैंने जो सोचा है वो परमिसिबल है कि इम्परमिसिबल, उसकी मेरे को पहले क्लैरिटी दे दो। क्यों, मैं तो एक अच्छी नियत में कर रहा हूँ, कल को आपने मेरे पे इल्जाम लगा दिया कि ये अरेंजमेंट परमिसिबल नहीं था, हम इसको चलने नहीं देंगे, फिर तो मेरा तो जीना आराम हो गया ना। तो इसका भी एडवांस से क्लैरिटी मिलता है। सी, इसको मैंने थोड़ा लास्ट तक क्यों रखा था ना, क्योंकि ये पॉइंट है ना
कोई ऐसे चैप्टर से कनेक्टेड है जो तुमको बाद में पढ़ाने में आएगा। ओके, इसलिए मैंने क्या स्टार्टिंग में बता दो, क्या रिदम डिस्टर्ब हो जाता। अब तो क्या चैप्टर खत्म हो गया ना, पता है। हाँ, और इसके लिए भी क्लैरिटी मिले तो अच्छा ही है ना, कि ठीक है ना, अपने माइंड में कोई भी सी ऐसे आइडियाज एसएससी को कौन देता है, सीए लोग देते हैं। तो सीए कुछ भी आइडिया दे रहा है ना, और अगर डर है यार ये आइडिया उन लोगों ने चलने नहीं दी तो रूलिंग ले लो एडवांस में। और ये तो कोई भी ले सकता, आर और एनआर। तो ये पांचवा पॉइंट इधर का था, ये देखो, इट वॉज रिलेटेड टू गार। गार का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ये चीज होगी, बस लास्ट चीज फिर खत्म। ये देखो, इसका सेक्शंस में तुमको क्यों दे रहा हूं मालूम है? क्योंकि एक सेकंड, हाँ, एग्जाम में सेक्शन के साथ ही पूछ रहे। मैंने बोला पिछले 3-4 एग्जाम से लगातार पूछ रहे हैं इन लोग, फिक्स्ड क्वेश्चन लास्ट में आता है, तो इन लोग सेक्शन के साथ ही बात कर रहे हैं। तो सिर्फ तुमको कुछ नया नहीं पढ़ाऊं, एक आध चीज नया होगा, बाकी सब सेम पढ़ा दिया है। सेक्शन 245 NPQRTUW। ओके, इसमें बीच बीच में कुछ चीज नहीं है, जैसे ओ नहीं है, एस नहीं है, कुछ सेक्शन नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे आर नॉट रेलेवेंट। तो 245N क्या बोलता है? हु कैन अप्रोच फॉर एडवांस रूलिंग? 5 टाइप के व्यक्ति, एनआर, आर विद एनआर, आर 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 CR, PSO जो था ना, वो थियरी सेक्शन 245N में दी है, हु कैन अप्रोच। फिर उसके बाद एक पॉइंट थोड़ा खास नहीं है, बट सुन लो, चलो पहले सुनो फिर दिखाता हूँ। ये सेक्शन क्या बोलता है? कभी कभी बार के अंदर कुछ वैकेंसी होती है। अरे बार के अंदर स्टाफ बैठा होता है ना, तो अगर उसकी अंदर कोई वैकेंसी है तो कल को असेसी नहीं बोल सकता कि मेरी रूलिंग फालतू है, आपका बार का ऑफिस प्रॉपरली ऑक्यूपाइड भी नहीं था, उसमें कुछ लोग तो काम ही नहीं करे, कुछ लोग रिटायर हो गए थे। अरे असेसी को क्या रूलिंग अच्छा नहीं मिलता है ना, तो बाद में 100 चीज़ ढूंढता है, वो रूलिंग उस पर ना लगे उसके लिए। अरे कभी कभी रूलिंग अपने फेवर में नहीं होती ना। तो इमेजिन को एक रूलिंग ऐसी थी, उसमें डिसअलाउ किया, बोले ये तो गलत है, मुझे बुरा लगा होगा, तो मैंने बाद में क्या नाटक चालू, ये रूलिंग को मैं मानता ही नहीं हूँ, क्यों आपके ऑफिस में वो जो CCIT था, वो जो फर्स्ट मीटिंग में बैठा था, वो तो बाद में गायब हो गया, रिटायर हो गया, कोई दूसरा आदमी आ गया। तो ये सब चीज़ें नहीं लाने का, ये 245P में लिखा है। इंग्लिश से पढ़ो क्या लिखा है? एनी वेकेंसी इन द बार, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम हो गई, जैसे पता है बार में 2 CCIT बैठे तो बोला ना, उसमें से दोनों ने मेरा बातचीत सुना होगा। सी इन लोग मीटिंग भी करते हैं, अपने बोलते हैं ना मेरे सवालों का जवाब दो, तो खाली क्वेश्चन लिख के नहीं देने का होता है, रियल लाइफ में मीटिंग भी होती है, जो मैंने प्रोसीजर में दिखाया नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें इनफॉर्मली होती है। तो एक एसएससी का आर्ग्यूमेंट क्या है, वो वाले CIT साथ तो नहीं रहे ना अभी, CCIT कोई और आ गया, तो फिर ये रूलिंग को नहीं मानो। आधी बात तो उन्होंने सुनी थी, आधी कोई और सुन रहा है, तो ये सब वाहियात बातें इन लोग कंसिडर नहीं करते। तो क्या लिखा है? वेकेंसी शाल नॉट, रूलिंग नॉट इनवैलिडेटेड बिकॉज ऑफ द वेकेंसी, ये चिंदी कारणों से तेरी रूलिंग इनवैलिडेट नहीं होगी। फिर 245Q में लिखा एप्लीकेशन करो, फॉर्म भरो, फीस भरो, ये बताया था ना मैंने, 245Q में लिखा है। फिर एप्लीकेशन करने के बाद बाहर क्या करता है? CIT से कोऑर्डिनेट करता है, अलाउ रिजेक्ट करता है, 6 महीने में रूलिंग देता है, ये था ना। अरे बाकी का पूरा प्रोसीजर एप्लीकेशन को छोड़ के, बाकी का पूरा प्रोसीजर 245R में दिया है, एप्लीकेशन वाला पॉइंट 245Q में दिया है, लेकिन बाकी जो ड्राइंग में बताया था ना, वो 245R में दिया है। ओके, फिर 245T, अगर बार को फ्यूचर में मालूम पड़ा, 2 मिनट हिम्मत रख के सुन लो, जा रहा हूं बस मैं। अगर बार को फ्यूचर में मालूम पड़ा किसी एसएससी ने धोखे से रूलिंग ले ली थी, इधर धोखा क्यों करते हैं ना लोग, जैसे बार के साथ मीटिंग होती है ना, अरे इन लोग मीटिंग में ही बुलाते बहुत बार जरूरत पड़ी तो, और मीटिंग में क्या है, झूठे कागजात पेश करके ऐसी पेश कर देना चीज़ें कि रूलिंग उनके फेवर में आ जाए, और बार धोखे में आ जाता है। उन्होंने रूलिंग भी दे दिया और वो रूलिंग के बेस पे मजे ले रहा है, जैसे उन लोगों ने रूलिंग दिया खर्चा अलाउड है, अलाउड है, तो खर्चा अलाउड करके रूलिंग के मजे ले रहे। अब सडनली है ना 8-10 साल के बाद बार को मालूम पड़ा इन लोगों ने धोखा किया था, उन लोग रूलिंग को वॉइड एब इनिशियो कर देंगे, स्टार्ट से वॉइड मीन्स जैसे उनको धोखे का मालूम पड़ा ना, वो रूलिंग को फाड़ के तो फेंक दो, और
तूने पुराने साल में उस रूलिंग का जो एडवांटेज लिया था ना, वो केस तेरा खुलेगा। अच्छा, उस रूलिंग से एसएससी का कुछ एडवांटेज हुआ होगा ना, तो वो ईयर का केस रीओपन होगा, रीओपनिंग की नौबत आ जाएगी। ओके, बताओ, ये पॉइंट आ रहा है, रुको एक सेकंड। ये पहले क्या लिखा, अगर धोखे से लिया तो वॉइड एब इनिशियो। इंग्लिश में सेंटेंस सुनो, इफ द बार डिस्कवर्स दैट अ पर्सन हैज ऑब्टेन्ड अ रूलिंग बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, देन इट शैल डिक्लेयर द रूलिंग एज वॉइड एब इनिशियो। मींस आगे से तो रूलिंग रूल करेगी नहीं, पहले का भी तेरा जो मजा हो गया उसको रीओपन करेंगे विद एग्जाम्पल। ये देखो, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। एक एसएससी ने रूलिंग लिया था और रूलिंग लेके ना उसका AY 23-24 मस्त हो गया था। अरे जैसे उसका कोई खर्चा वर्चा है ना, अच्छा खासा 20-25 करोड़ का खर्चा आला हो गया था। मतलब ही हैप्पीली एंजॉयड AY। क्यों? क्योंकि स्कूटीनी में ज्यादा दम दिया तो रूलिंग मुंह पे मार दी, ये रूलिंग देख, तो उस कारण से उसका AY 23-24 मस्त हो गया। मतलब हैप्पी एंडिंग हुआ था, हैप्पी एंडिंग, थैंक्स टू रूलिंग। अब बाद में ना बार को मालूम पड़ा यार धोखे से रूलिंग ली थी, हमने इसके धोखे में रूलिंग दे दी, तो देखो उन लोग ने उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन कब हुआ देखो, रूलिंग दी थी ये डेट को, 2 साल के बाद वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर हुआ, 2 साल के बाद। तो अभी उनको गुस्सा क्या आ रहा है, ये धोखेबाज ने रूलिंग ली थी, इसका वो 23-24 जिसका हैप्पी एंडिंग हुआ था उसको रीओपन करेंगे। लेकिन 23-24 को रीओपन करने का टाइम क्या है? तुमको मालूम है कोई भी साल को रीओपन कितने टाइम में कर सकते हैं? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट पढ़ाया था, मैं ही पढ़ाया था ना तुमको यार। 3 years, 5 years भी होता है, लेकिन 3 years होता है। तो सी उनको धोखा क्या लग रहा है, तूने धोखे से ली हुई रूलिंग से तेरा AY 23-24 सवार लिया, हम तेरे AY 23-24 की बैंड बजाएंगे। लेकिन सी उसकी बैंड बजाने के लिए नॉर्मली रीओपनिंग का टाइम क्या था, 3 years, बट इट विल बी एक्सटेंडेड बाय 2 more years। ये 2 साल कहां से आया, नीचे देख, द डेट व्हेन रूलिंग वाज गिवन टू यू एंड द डेट व्हेन वी केम टू नो अबाउट योर धोखेबाजी। सी उनको धोखे का बाद में मालूम पड़ा, तुम समझ रहे होगे नहीं? अरे पहले ही मालूम पड़ता है धोखेबाज मक्कार आदमी है तो रूलिंग देते ही नहीं ना। सीन ऐसा है कि रूलिंग दे के बैठ गए, उन लोग लल्लू बन गए होंगे, हाँ ऐसे होता है, ठीक है ठीक है। एंड फिर बाद में उसके धोखाधड़ी का 2 साल के बाद मालूम पड़ा, तो उसमें जो 2 साल वेस्ट हो गया ना, वो अपना जो रीओपनिंग के टाइम में ऐड हो जाएगा। तो जहां रीओपनिंग 3-3 सालों में होती है, ये वाले केस है 5 साल, और जिनका रीओपनिंग का टाइम ही 5 years है, तो 5 + 2 7 साल हो जाएगा। आज तक इन लोगों ने ऐसा क्वेश्चन बना के नहीं पूछा है, लेकिन अगर सिचुएशन डाला तो बोल सकते हैं कि वंस द रूलिंग इज डिक्लेयर्ड वॉइड एब इनिशियो, द रीओपनिंग टाइम विल बी एक्सटेंडेड बाय 2 years इन माय एग्जाम। 2 years रट मत लो, एक्चुअली कितना एक्सटेंड हो जाएगा, रूलिंग डेट से लेके वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर करने की डेट, रूलिंग का भी कागज बनता है, वॉइड का भी कागज बनता है, वो दोनों डेट देखना है, उस बीच में जो गैप है ना उतने से एक्सटेंड हो जाएगा। ये क्यों बोलना, नहीं तो एसएससी बोलेगा AY 23-24 तो गया, अभी तो आप 3 साल के बाद रीओपन नहीं कर सकते। तो कर सकते, हमारा टाइम एक्सटेंड हो गया है, बस खत्म हो गया है। 245U में लिखा है बार के बाद सिविल कोर्ट के पावर से। सिविल कोर्ट के पावर मतलब कोर्ट लोग मतलब क्या क्या पावर रखते हैं, किसी को भी फोर्स कर सकते, हमको अभी का भी मिलने आओ, आपका बुक्स प्रोड्यूस करो, समन्स इश्यू करना, ये करना। वो नौबत आती नहीं है नॉर्मली के बाहर में, एकदम हैप्पीली कम्युनिकेशन होता है। लेकिन कभी कोई टेढ़ा व्यक्ति बाहर के पास आ गया तो दे हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स टू समन, टू एग्जामिन ऑन ओथ। एग्जामिन ऑन ओथ मतलब क्या है, गीता पे हाथ रख के कसम खा के बोल, जो कुछ भी कहेगा सच कहेगा, सच कहला कुछ नहीं कहेगा। सी तुम लोग को थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा झगड़ा का बात क्यों हो रहा है, नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन कभी कोई टेढ़ा व्यक्ति बाहर के सामने नाटक कर रहा है तो बाहर भी कोई एरा गेरा नहीं है, उसके बाद सिविल कोर्ट के पावर्स है। इस तुम लोग को चिंदी पॉइंट लग रहा होगा ना, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया था।
एक क्वेश्चन पूछा था 4 मार्क का, ऐसा लिखा था एक आदमी के केस में दे आर एनफोर्सिंग द असेसर टू प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैन दे डू? यस, क्योंकि प्रोड्यूसिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनिंग एन ओथ एंड एनफोर्सिंग हिज अटेंडेंस इन द ऑफिस, इट इज द राइट ऑफ अ सिविल कोर्ट विच कैन बी एक्सरसाइज बाय बार ऑल्सो। मतलब ये छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन आ गया था। सी मेरी फीलिंग समझो, मैं ये चैप्टर का ना पूरा चप्पा चप्पा पढ़ना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है एज पर द ट्रेंड पक्का क्वेश्चन है। कभी कभी फीस पे क्वेश्चन आ गया है। सी कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जो मैं जब नया नया टीचर था ना, ऐसा ये सब क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, लेकिन इतने एक्सपीरियंस में देखा इन लोग ने इन पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसे सी ये वाला पॉइंट भी इट इज लाइकली ऐसा पूछ लिया तो इन लोग एग्जामिनेशन ओथ करना चाह रहे, कर सकते हैं। सिविल कोर्ट के 3 पावर बोलो, एनफोर्सिंग अटेंडेंस, एनफोर्सिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनिंग ऑन ओथ, ये 3 चीज सिविल कोर्ट के पावर में, और अगर वो कर रहे एडवांस रूलिंग की कार्रवाई में अलाउड है। लास्ट पॉइंट पढ़ा दिया मैंने, ये था ना, अगर रूलिंग में किसी को मजा नहीं आ रहा है ना, अपोज कर लो अभी 60 दिन में, उसके बाद तो इट विल बिकम अ रूल फॉर एवर, वो राज करेगा। तो ये अपील वाला पॉइंट तो पढ़ा ही दिया था। एडवांस रूलिंग के 4 क्वेश्चन है। सी पहले क्वेश्चन में क्या था, स्टेट वेदर इन द फॉलोइंग केसेस एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग विल बी अलाउड और रिजेक्ट बाय द बार। बोले एप्लीकेशन अलाउ होना चाहिए कि रिजेक्ट होना चाहिए। तो इसका बेसिक रूल क्या है, नॉर्मली एडवांस में आओगे तो ही एक्सेप्ट होगा। हाँ, पीएसयू लोग का अलग है। पीएसयू लोग का तो क्या है, एडवांस में आओगे तो उल्टे का रिजेक्ट हो जाएगा। उनका तो एओ के साथ, कमिश्नर आईटेट के साथ चल रहा है, उस वक्त होना चाहिए। बाकी सब लोग का क्या है, एडवांस में आना पड़ता है। वही नॉलेज से अपने को आंसर देना है। तो सी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, मिस्टर बोनी नॉन रेसिडेंट है, he made application to bar on 2nd November in respect of issue pending before सीटा। मतलब सीटा के साथ कुछ चल रहा है, उस वक्त एप्लीकेशन किया, भाई चल बे, एडवांस मतलब एडवांस, एडवांस में आओ। और ये एडवांस में है कि अपील स्टेज पे, अपील स्टेज पे, तो ये गलत है। और है भी तो एनआर यार। चलो पीएसयू होता तो सीटा स्टेज पे चल जाता है ना, वो था ना, ये एनआर है तो नहीं चलेगा। यस, वो बराबर है, वो तो ठीक है ना। वही मैंने बोला था ना, एडवांस रूलिंग में पीएसयू का अगर 100 करोड़ से बड़ा मैटर है तो एडवांस में भी जा सकता है और मौके पे भी जा सकता है। चल रहा है तभी जा सकता है, एडवांस में भी जा सकता है। एनीवे, ये तो एनआर का था। तो टेल मी इधर अपने को क्या लिखना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेदर इट विल बी अलाउड और रिजेक्टेड। तो मेन आंसर क्या है, रिजेक्ट होगा है। लेकिन इट विल बी रिजेक्टेड लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, अपने को वो सेंटेंस लिखना पड़ेगा। इसलिए पता है मैंने तुमको अपने नोट्स पे तो पूरा रीड भी कराया था। अ नॉन रेसिडेंट कैन अप्रोच बार फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्वेश्चन अराइजिंग आउट ऑफ अ ट्रांजैक्शन अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय हिम। ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा। इसे याद करो, जब मैं तुमको पढ़ा रहा था ना, तो एडवांस रूलिंग का मैंने पूरा अपना नोट्स खोल के सेंटेंस बाय सेंटेंस रीड करवाया था, क्योंकि मुझे पता है जहां वो सेंटेंस रटा हुआ चाहिए मैं तुमको समझाया भी था, इधर काम आता है ना लिखने में। फिर दूसरे में क्या था, रेसिडेंट बंदा है नितिन, अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेड एन एप्लीकेशन टू बार इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यूड एट 135 करोड़। सी ट्रांजेक्शन बोलते मतलब अभी तक इशू अराइज नहीं हुआ है। मैंने बताया था ना, सी आज कोई खर्चे का, इनकम का झगड़ा झगड़ी चालू हो गया ना, फिर वो ट्रांजेक्शन इशू बन जाता है। इधर तो ट्रांजेक्शन लिखा है, तो ट्रांजेक्शन स्टेज मतलब जब अपना साल चालू होता है वो ट्रांजेक्शन स्टेज होता है, मतलब हम लोग एडवांस में गए। इधर बेसिकली क्या टेस्ट कर रहे हैं, 135 करोड़ का मैटर है। हाँ, तो जा ही सकते हैं ना, इट्स 100 करोड़ और मोर, तो रेसिडेंट को तो अलाउड ही है। और इधर इतना क्लियर नहीं बोल रहे कि वो मैटर चल रहा है कि एडवांस में गया है, इट्स अंडरस्टूड एडवांस में गया है। ओके, इधर बेसिकली दे आर टेस्टिंग कि रेसिडेंट जा सकता है, प्रोवाइडेड द मैटर इज 100 करोड़ और मोर। तो इधर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होनी चाहिए कि अलाउ होनी चाहिए, अलाउ होनी चाहिए, अलाउ।
फिर जेनो लिमिटेड अ PSU अप्लाइड टू बार इन रिस्पेक्ट ऑफ इश्यू पेंडिंग बिफोर कमिश्नर। सही है। तो PSU का तो ऐसा ही सिस्टम है कि जब आपका इश्यू चल रहा है तब आओ, और इसका इश्यू पेंडिंग मतलब चल रहा है। किसके यहाँ चल रहा है? कमिश्नर। चलेगा ना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो नहीं होना चाहिए बस। बाकी कमिश्नर का 263 में चल रहा है तो चलने दो। तो इसका भी एप्लीकेशन अलाउ होना चाहिए। बट सी अलाउ होना चाहिए लिख के मार्क्स नहीं मिले, वो सेंटेंस रटना चाहिए। तभी तो मैं तुमको हर लेक्चर बोल रहा हूँ तुम लोग एज इट इज आंसर दो ना मेरे क्वेश्चंस का। तो इधर कैसा लिखना चाहिए? एनी रेसिडेंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अप्रोच बार फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अराइजिंग आउट ऑफ इश्यूज पेंडिंग बिफोर AO कमिश्नर एंड ITAT बट नॉट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। और वो नोटिफाइड में PSU लोग आती है। वो सेंटेंस जो अपने नोट्स में लिखा है ना वो एज इट इज लिखना पड़ेगा। फिर यस मेन क्या है, वो अपने नोट्स में वो जो लिखा है ना वो लाइन वो लिखना जरूरी है। वो साथ में सेक्शन भी चिपका दो तो सोने पे सुहागा। हु कैन अप्रोच का सेक्शन 245N था, और इधर बेसिकली यही तो टेस्ट हुआ है, कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, वही तो नॉलेज टेस्ट हुआ है। किसको अलाउड है किसको रिजेक्ट है, तो 245N इज द सेक्शन। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 2, Chris, a non-resident, made an application to bar on 27 June 25 for a transaction valued at 220 crores. He seeks your advice on following matters. What is the amount of fees required to be paid? तो फीस का थियरी क्या था? 100 करोड़ तक होता है तो 2 लाख, 100 से 300 करोड़ है तो 5 लाख, और 300 करोड़ के ऊपर है तो 10 लाख। PSU का सस्ता है, लेकिन ये तो नॉर्मल NR है ना, और उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू 220 करोड़ है, तो इसके अंदर फिट हो रहा है। 5 लाख की फीस लगेगी उसको, है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या था? कैन ही विड्रॉ दी एप्लीकेशन? यस, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। यस। फिर कैन हिज ब्रदर यूज द रूलिंग? नो, रूलिंग इज असेसी स्पेसिफिक। पढ़ाया था ना मैंने, वो जिस असेसी के लिए रूलिंग मिली है वो असेसी ही यूज कर सकता है। एंड ही कैन यूज फॉर एवर टिल द लॉ एंड सर्कमस्टेंस रिमेन्स द सेम, ऐसा बोला था मैंने। तो उसका ब्रदर तो यूज नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखो। क्वेश्चन 3 में है ना, ABC लिमिटेड इंडियन कंपनी मेक्स एन एप्लीकेशन टू बार in relation to tax liability of Messrs. Pinnacer Incorporation, a non-resident, arising out of a transaction which is proposed to be undertaken by ABC with Pinnacer Incorporation. The value of the transaction entered into by both the parties is 250 crores. As per section 245Q, how many copies of application need to be filed? ये क्वेश्चन इसके ऊपर है। सी एक्चुअली ये ना, मैं जब तुमको पढ़ा रहा था बोलने में मिस हो गया, लेकिन अपने नोट्स में देखना, मैं तुमको ड्राइंग के थ्रू पढ़ाया था ना, फॉर्म भरो, फीस भरो, क्वेश्चन लिखो, फिर चाहिए तो एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हो। तो उसमें क्या है, मेरे बोलने में वो टाइम नहीं आया था, लेकिन एक्चुअली 4 कॉपीज देनी पड़ते, क्वाड्रुप्लिकेट। एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड इन क्वाड्रुप्लिकेट। तो इधर वही पूछा है, ये एग्जाम क्वेश्चन देखो कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। अपने नॉर्मल स्टूडेंट का प्रोसीजर पढ़ेगा तो प्रोसीजर पढ़ लेगा, अब उसके अंदर भी अपने नोट्स में देखना लिखा हुआ है क्वाड्रुप्लिकेट। वो पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, एग्जाम क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी कॉपीज? 4 कॉपीज। एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड इन क्वाड्रुप्लिकेट। फिर एक और क्वेश्चन क्या था, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ फीस? फीस डिपेंड्स अपॉन ट्रांजेक्शन वैल्यू, और इधर ट्रांजेक्शन वैल्यू 250 करोड़ है, मीन्स अगेन 100 से 300 करोड़ के बीच में, तो 5 लाख की फीस। फिर व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू एप्लीकेंट इफ द बोर्ड रिजेक्ट्स द एप्लीकेशन? अगर बार ने अपने को नाराज किया, बार में मजा नहीं आया, तो अपने हाई कोर्ट को अपील कर सकते हैं, और उसका टाइम लिमिट क्या है? 60 दिन, और 30 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। सी बार में चाहे उनकी रूलिंग पसंद नहीं आए या फिर मेरी एप्लीकेशन ठुकरा दी, बार से तेरे को नाराजगी है तो 30 दिन में कंप्लेंट ठोक दे हाई कोर्ट में। सॉरी 60 दिन, गलती से ऐसे रेक्टिफाई हो, रिकॉर्ड हो जाता है वो 60 दिन में। इसको अपेरेंट मिस्टेक बोलते हैं, माइंड में 60 चल रहा है लेकिन मुंह से निकल गया ऐसा। तो 60 दिन में अपील कर दो, और एक्सटेंशन कितना मिलता है? 30 दिन का।
तो क्वेश्चन में देखो तीन चीज पूछी थी, हाउ मेनी कॉपीज, अमाउंट ऑफ फीस एंड रेमेडी अवेलेबल, और टाइम लिमिट भी पूछा था। ये सब चीज का आंसर देना है, और ये 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, सबके लिए एक मार्क होता है ऐसा। 1 मार्क हाउ मेनी कॉपीज का, 1 मार्क फीस का, रेमेडी का 1 मार्क, टाइम लिमिट का 1 मार्क, ऐसे 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। सी इधर एक सुनो, एक प्रॉब्लम है, एक ऑल्टरनेटिव आंसर आईसीएआई ने दिया था। ये हाउ मेनी कॉपीज का है ना, एक्ट में तो लिखा है क्वाड्रुप्लिकेट, लेकिन पता है अपने इनकम टैक्स एक्ट के साथ उसका एक भाई है इनकम टैक्स रूल्स 1962। अपने इनकम टैक्स के कानून की 2 मोटी किताब है, एक होता है इनकम टैक्स एक्ट 61 वाला, और एक होता है इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो सुनो इधर, देखना इधर, इनकम टैक्स रूल्स 1962 में ना एक रूल है, रूल नंबर 44E। वो क्या बोलता है, अभी एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन ईमेल के थ्रू दो, अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू दे दो। अब जब ईमेल से देना पड़ता है तो क्वाड्रुप्लिकेट का जरूरत नहीं है, सिर्फ फिजिकल कॉपी सबमिट करते ना एप्लीकेशन की, तो 4 कॉपी दो, 4 कॉपी दो। तो एक्ट में आज भी वही लिखा है, लेकिन रूल नंबर 44E ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962 इट क्लियरली स्टेट्स देयर इज नो नीड ऑफ फिजिकल फाइलिंग, यू कैन फाइल थ्रू ईमेल। अब ईमेल से करेंगे तो उसमें 1 कॉपी 2 कॉपी थोड़ी होता है यार, तो 2 ईमेल बस। तो ये आंसर आईसीएआई ने दिया था अपने सजेस्टेड आंसर में। मतलब इन लोगों ने क्या बोला, बच्चा क्वाड्रुप्लिकेट लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा, और बच्चे ने ऐसा लिखा देयर इज नो नीड टू गिव सेवरल कॉपीज, यू कैन मेक एन एप्लीकेशन थ्रू योर ईमेल आईडी एज पर रूल 44E। अभी बोला है तो याद कर लो, रूल 44E। सी मैंने एप्लीकेशन का सेक्शन क्या बताया था, अरे एडवांस रूलिंग के सेक्शन भूल गए क्या तुम लोग। मैंने एप्लीकेशन का सेक्शन क्या बताया था, ये रहो, नहीं देख लो ना, मैंने एप्लीकेशन सेक्शन क्या बताया था 245Q। तो 245Q आज भी तुम लोग खोलोगे ना, उसमें क्वाड्रुप्लिकेट ही लिखा है, बट वी हैव टू रीड दी सेक्शन विद इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स में सेक्शंस नहीं होते, रूल नंबर होते। तो वहां रूल नंबर 44E वो भी एप्लीकेशन की प्रोविजंस बना रहा है, लेकिन वो एक्स्ट्रा बात करता है। सी इनकम टैक्स रूल की किताब खोली क्यों इन लोग ने, एक्स्ट्रा बातें करने के लिए। मेन बातें इन लोग एक्ट में करते हैं, तो उन एक्स्ट्रा बातों में रूल नंबर 44E में लिखा है कि अब ये फिजिकल मत दो, ईमेल से दे दो। तो ईमेल में दे दिया तो नंबर ऑफ कॉपीज मायने नहीं रखता ना फिर तो। आई एम जस्ट शेयरिंग क्यों आईसीएआई ने क्या है सॉल्यूशन में ऐसा ऑल्टरनेट करके दिया है कि बच्चा क्वाड्रुप्लिकेट के बदले ऐसा भी लिख देना, ईमेल करना पड़ता है तो भी चलेगा, मार्क्स मिलेगा। ये देखो मैंने इधर लिखा है, पहले तो मैंने 244Q के हिसाब से बोला क्वाड्रुप्लिकेट है ना, फिर वो सब आंसर लिख दिया, देखो फीस भरनी पड़ती, हाई कोर्ट है ना वो सब। फिर इधर लिखा रूल 44E में लिखा है कि इट कैन बी मेड थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। ये ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है रजिस्टर्ड ईमेल वाला। ओके ये मैंने आईसीए का ही पूरा सेम टू सेम पैराग्राफ छापा है पूरा। ओके फिर क्वेश्चन नंबर 4। अभी ना क्वेश्चन 4 की कहानी है ना, मैं अपने स्टाइल में तुमको बताता हूँ। क्वेश्चन 4 क्योंकि वो पैराग्राफ में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि अकॉर्डिंग टू मी आउट ऑफ ऑल दी क्वेश्चन विच आई डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन वॉज टिपिकल एंड इंपॉर्टेंट। बाकी सब क्वेश्चन आई वॉज एक्सपेक्टिंग तुम लोग का मोटा मोटी राइट ही जाना चाहिए था। ये तो क्या है, मुझे फर्ज है मेरा इसे सब डिस्कस किया, लेकिन एक्चुअली पते वाला क्वेश्चन तो ये है। ये देखो तो सी इधर क्या हुआ था, देखो ना इस क्वेश्चन की कहानी ऐसी है, एक फॉरेन कंपनी है, उसका कुछ 3-4 इंडियन कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये देखो मैंने लिखा ना इंडियन कंपनी 1 2 3, ऐसे रैंडमली 1 2 3 लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है इंडियन कंपनीज, कुछ इंडियन कंपनियों के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट किस बात का था, मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन का। जैसे हो सकता है ना ये इंडियन कंपनी जो यहाँ लिखी है ना, इन लोग का टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस होगा, तो उनको मोबाइल के टावर्स वगैरह इंस्टॉल करवाने थे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसको सौंपा था, फॉरेन की कंपनी को सौंपा था। और फॉरेन कंपनी क्या है इसमें माहिर होगी, उसने कोई 4-5 इंडियन कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, चलो हम आपके लिए मोबाइल का टावर वगैरह इंस्टॉल कर देंगे। तो ऐसा इन लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग था। अब इसमें कौन किसको पैसा देगा,
ये तो इंस्टॉलेशन करेगा, तो पैसे कौन देगा? इंडियन कंपनीज लोग उनको पैसे देंगे। अरे पेमेंट्स करेंगे ना, पेमेंट फ्रॉम इंडियन कंपनी होने वाली है टू फॉरेन कंपनी। फॉर व्हाट वर्क? इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर। अब है ना, इधर फॉरेन कंपनी को कंफ्यूजन था, यार ये इनकम मुझे इंडिया के लोगों से मिल रही है, क्या ये इनकम इंडिया में टैक्सी जाएगी कि नहीं जाएगी? टैक्सी जाएगी मतलब टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? ये फॉरेन कंपनी को कंफ्यूजन था। और इंडियन कंपनी को क्या कंफ्यूजन था मालूम है? कि हम ये पेमेंट कर रहे हैं, इस पे टीडीएस काटना पड़ेगा कि नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह पे कंफ्यूज है। फॉरेन कंपनी का कंफ्यूजन क्या है? कि हमको जो इंडियन कंपनी से पैसा आने वाला है, कौन सा पैसा, किस सच का? इंस्टॉलेशन मोबाइल टावर का, क्या वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं? सी अभी तुम लोग ये मत सोचो क्या रूल क्या होता है। वैसे तो रूल क्या होता है कि नॉन रेसिडेंट को इंडिया में कब टैक्स आ जाएगा? जब उन लोग का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट प्लेस ऑफ बिजनेस होता है। एनीवेज अभी उस जोन में मत जाओ, इसके ऊपर विस्तार में बाद में डिस्कशन होगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कंफ्यूजन फॉरेन कंपनी हैज, दैट वेदर दे विल बी टैक्स्ड इन इंडिया for the work which they did in India for the Indian companies. That is the confusion of foreign company. Now what is the confusion of the Indian companies? That the payment which you are making to the foreign company, उसमें हमें TDS काटना होगा कि नहीं? तो दोनों अपनी जगह पे कंफ्यूज्ड है। अब पता है इधर क्या हुआ था, सुनो। इन कंपनियों में से एक कंपनी ने क्या किया, एओ को एप्लीकेशन डाल के पूछा, सर बताओ ना, हम लोग को फॉरेन कंपनी को पैसा देना, उस पर TDS काटना पड़ेगा कि नहीं? अप्लाई किया। और पता है एप्लीकेशन का प्रोविजन है, तुमको पता है एनआर से डील करते हैं ना, एक सेक्शन है 195। पहले तो 195 क्या बोलता है, एनआर की हर इनकम पे टीडीएस काटो, और कंफ्यूजन है तो हमको पूछ लो। तो एक इंडियन कंपनी को कंफ्यूजन था और कंफ्यूजन उससे सहा नहीं जा रहा था, तो उसने एओ को अप्लाई भी कर दिया कि वी आर गोइंग टू मेक अ पेमेंट टू दिस फॉरेन कंपनी, आर वी सपोज टू डिडक्ट टीडीएस? ऐसा है रूल ना रियल लाइफ में। किसको एप्लीकेशन किया उसने? एओ को। और यहां से फॉरेन कंपनी ने भी एप्लीकेशन कर दी, उसने बाहर को अप्लाई किया। बाहर को बोला कि हम लोग को इंडिया से पैसा आने वाला है इंस्टॉलेशन वर्क का, उसकी इंडिया में टैक्सेबिलिटी होगी कि नहीं? दोनों ने एप्लीकेशन कर दिया। तो पता है बाहर ने क्या किया? बाहर ने फॉरेन कंपनी को बोला रिजेक्ट, हम तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हो उस सवाल पे ऑलरेडी बातचीत चल रही है कि आपका एक इंडियन कंपनी ने ना एओ को वैसे ही पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? क्या पूछा है कि हम इस पे टीडीएस काटेंगे नहीं। तो आपका जो ये मैटर चल रहा है ना, उस मैटर पे ऑलरेडी एओ के पास एप्लीकेशन आई हुई है। वो एप्लीकेशन किसने की थी? वन ऑफ द इंडियन कंपनी ने। और वो एप्लीकेशन को रियल लाइफ है ना 195 एप्लीकेशन बोलते। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन अंडर 195, एंड इट इज डन टू नॉर्मल एओ, एंड वी जस्ट आस्क हिम आर वी सपोज टू डिडक्ट टीडीएस। तो ये था ना। तो बाहर ने पता है फॉरेन कंपनी को क्या बोला, देख हम तेरे सवालों का जवाब दे तो देते, लेकिन तेरा जो क्वेश्चन है ना वो ऑलरेडी एओ देख रहा है, और जब इनकम टैक्स वाले लोग देख रहे होते हैं ना, वी डू नॉट इंटरफियर, इट्स नॉट डिसेंट। डिसेंसी डिमांड नहीं करती ना। अरे वही तो लॉजिक है। इनको क्या बोला है, एडवांस में आओ। क्यों? क्योंकि जब इनकम टैक्स वाले देख रहे हैं तो उसमें हम लोग बीच में टांग नहीं अड़ा सकते। तो इधर ऐसा ही था, एक इंडियन कंपनी ने एओ को एप्लीकेशन डाला हुआ था कि सर हमें टीडीएस काटना है कि नहीं, और वो एओ वो चीज के ऊपर वर्क कर रहा है ना। तो जब एओ काम कर रहा है तो बाहर बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो बाहर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब फॉरेन कंपनी को बुरा लग रहा है, ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? तो सही क्या है गलत क्या है? सही है बाहर। दे कैन रिजेक्ट बिकॉज द मैटर फॉर विच फॉरेन कंपनी हैज अ कंसर्न, दैट मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर एओ। और लॉ में क्या लिखा है, अगर ये देखो अपनी ड्राइंग थी ना ये, इफ द इश्यू इज पेंडिंग, पढ़ के बोल, इफ द इश्यू इज पेंडिंग बिफोर एओ, कमिश्नर, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो इन सब को हमने चौकड़ी मारा। देखो पीएसयू को मत देखो, एक्सेप्शन है इस क्वेश्चन में। तो फॉरेन कंपनी नॉर्मल एनआर थी ना, तो ये देखो क्रॉस का मतलब क्या है, अलाउ ही नहीं होगा इफ योर इश्यू इज पेंडिंग।
ओके और इस क्वेश्चन में बार ने यही पॉइंट उठाया कि तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना वो इशू ऑलरेडी पेंडिंग है। लेकिन अब सुनो, इधर दो आंसर दूंगा, इधर भी आईसीआई ने दो ऑल्टरनेट आंसर दिए। एक वर्जन तो मैंने सुना दिया, व्हाट वाज दिस वर्जन, कि भाई फॉरेन कंपनी किधर गया, हाँ देख फॉरेन कंपनी तुम्हारा एक एक इंडियन कंपनी ने हमको एओ को एप्लीकेशन डाल के वो ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो वो डिसाइड करेगा ना कि टीडीएस काटना है नहीं काटना है। और अगर टीडीएस काटना डिसाइड हो गया तो डैट मीन्स तेरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए। सी टीडीएस भी इंडिया वाला कब काटेगा, जब इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो फॉरेन कंपनी हम लोग क्या समझाया, देखना इंडियन कंपनी एओ को पूछा हुआ ही है ना, अगर एओ ने बोल दिया टीडीएस काटना है तो टीडीएस काटना है मतलब तेरी इनकम टैक्सेबल है, तेरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा ना, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। ऐसा बाहर ने मना कर दिया तो सही है, एक वर्जन ये है। दूसरा वर्जन क्या बोलता है, फॉरेन कंपनी बोले हमने थोड़ी अप्लाई किया, वो तो हमारा कोई क्लाइंट है इंडियन कंपनी, उसने अप्लाई किया। इफ यू सी आवर स्टेटस, वी हैव नॉट अप्लाई टू एनीवन, वी हैव कम टू यू ओनली, फॉर अस द इशू हैज नॉट अरोज। अरे मतलब अगर ये तुम स्टैंड लो ना, फॉरेन कंपनी बन के, फॉरेन कंपनी क्या बोले, हमने तो इनकम टैक्स में एओ वेओ किसी को पूछा नहीं है, हम तो आप ही के पास आए। तो इन इफ यू सी फ्रॉम फॉरेन कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, द इशू हैज नॉट अरोज, इट हैज नॉट टेकन अप, इट हैज नॉट बीन टेकन अप। तो ये दूसरा आंसर है, ये ऑल्टरनेटिव आईसीआई ने दिया था कि अगर ये ऑल्टरनेटिव लोगे ना कि फॉरेन कंपनी बोले हमने थोड़ी अप्लाई किया था, वो तो हमारा कोई इंडियन कंपनी है, उसको टेंशन हो रही होगी टीडीएस की, उसने किया होगा, तो वो तो उन्होंने किया, हमने तो नहीं किया ना, तो हमारा आंसर तेरे को देना पड़ेगा बार 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 बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। तो ये दूसरा वर्जन है। बट सी लॉजिकल वर्जन क्या है मालूम है, फर्स्ट वाला वर्जन भी लॉजिकल है, क्योंकि सी बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग उन लोग क्या बोल रहे हैं, इनकम टैक्स की जो टीम होती है ना, एओ लोग हो गए, कमिश्नर, वो लोग कोई मैटर देख रहे हैं ना, तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। बराबर ना यार, आज अगर तुम लोग का मैटर मैं देख रहा हूँ, कोई दूसरा डीटी का टीचर बीच में इंटरफेयर करेगा, अच्छा नहीं लगता ना, मैं संभाल रहा हूँ तुम लोग को, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आई विल टेक। और अगर कोई दूसरा डीटी या टीचर आके तुमको डिस्टर्ब करेगा, कोई करता नहीं, वाइल्ड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो फिर वो उसके पार्ट पे अनफेयर है। तो वैसे लॉ क्या बोलता है, एओ कमिश्नर जो इनकम टैक्स का बड़ा ऑफिस है, वो लोग कोई मैटर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो फिर बाहर बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। अब ये छोटी बात लेके बैठ जाएगा ना, नहीं वो इंडियन कंपनी ने रिक्वेस्ट किया था ना, अरे बट मामला तो वही था ना। आज अगर इंडियन कंपनी की रिक्वेस्ट ये थी कि हम टीडीएस काटे कि नहीं, उसका अगर रिजोल्यूशन हो गया तो तेरा क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। तुम लोग समझ, दोनों का कंसर्न है। फॉरेन कंपनी को क्या कंसर्न है, हमको इंडिया में टैक्स आएगा कि नहीं, और इंडियन कंपनी को क्या कंसर्न है, हम पेमेंट कर रहे हैं उसमें टीडीएस काटे कि नहीं। अरे दोनों का आंसर एक ही निकलने वाला है। अगर इंडियन कंपनी के केस में नक्की हुआ कि टीडीएस काटना है, तो काटना मतलब तेरी इनकम टैक्सेबल है तभी ना, तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। सो इन शॉर्ट द मैटर इज ऑलरेडी बीन सीन बाय द एओ, सो बार विल रिजेक्ट। ये ज़्यादा लॉजिकल आंसर है। मतलब ये बोलते हैं ना सब्सटेंस और फॉर्म, इन सब्सटेंस अगर देखो तो सही है, लेकिन एक होता है ना फीलिंग वीलिंग नहीं, हम लोग फॉर्म पे जाएंगे। फॉरेन कंपनी ने तो कुछ अप्लाई नहीं किया था ना, वो तो पहली बार ही बाहर क्या है, बाहर के बाद अगर फॉरेन कंपनी ने इनकम टैक्स वालों से पूछा होता फिर बाहर के पास आ रहा है तो डबल डबल है, वो तो बाहर के पास इंडिपेंडेंटली आ रहा है। तो मतलब ये बोलते हैं ना, लॉ के शब्दों से जाओगे तो सेकेंड वाला वर्जन राइट है। ओके क्योंकि फॉरेन कंपनी हमने थोड़ी अप्लाई किया, वो उन लोग ने किया होगा, उनकी प्रॉब्लम है। इन शॉर्ट दो पहलू है, इसमें क्या राइट है क्या रॉन्ग है वही डिबेट होता है। इससे आईसीआई भी क्या करता है, ज़्यादा ये चक्कर में पड़ता नहीं है, दोनों आंसर दे दिए बच्चों, जो लिखना है लिखो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। दोनों आंसर सजेस्टेड में दे दिया इन लोग ने, यू कैन राइट एनीथिंग। ये तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैटर ही ऐसा था ना कि इंडियन कंपनी ने टीडीएस के लिए कंसर्न रेस किया है, तो ठीक है ना, द मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग बिकॉज द सेम थिंग इज गोइंग टू बिकम योर इनकम। If that matter resolves from Indian company's point of view, your matter is resolved. So why will bar interfere? So bar rejecting is valid. ये मेरा ओपिनियन है।
ये देखो इधर है ना, अब तुम लोग ये पढ़ोगे तुमको समझेगा। अभी देखो, अब फटाफट देख लो। नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सेवरल इंडियन कंपनीज, इससे मैंने पता 3 कंपनी लिखी थी, इंडियन कंपनी 1 2 3, सेवरल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोन सिस्टम्स एंड मेड एप्लीकेशन टू बार फॉर एडवांस रूलिंग इन रिलेशन टू द टैक्स लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ सच ट्रांजेक्शन। मतलब फॉरेन कंपनी ने क्या पूछा, मेरी टैक्स लायबिलिटी इंडिया में है कि नहीं, वो पूछा था टैक्सेबिलिटी के बारे में। फिर बाद में देखो, वन ऑफ द अबव इंडियन कंपनीज, बोला ना सेवरल इंडियन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं हम, तो वन ऑफ द सेड इंडियन कंपनीज ऑल्सो मेड एप्लीकेशन टू द एओ। ये फॉर योर नॉलेज 195 एप्लीकेशन बोलते, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 195, एप्लीकेशन टू एओ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑन लॉ विद रिगार्ड टू पेमेंट्स टू बी मेड। इन लोग ने इतना विस्तार में नहीं बोला है कि वो पेमेंट में हमें टीडीएस काटना है कि नहीं, ये मैं तुमको नॉलेज दे रहा हूं। उन लोगों ने खाली ऐसा बोला है कि वन ऑफ द इंडियन कंपनी हैड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग पेमेंट्स मेड टू फॉरेन कंपनी। अब पेमेंट्स करने से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मतलब क्या क्वेश्चन हो सकता है, या तो वो पेमेंट डिडक्शन मिलेगा कि नहीं, या फिर टीडीएस काटना है कि नहीं। तो एक्चुअली बोला नहीं, ये तो मैंने कल्पना करके तुमको सिखाया था कि उनका ये कंसर्न होगा कि ये पेमेंट पे टीडीएस काटना है कि नहीं, जबकि क्वेश्चन इतना नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ पेमेंट्स के कंसर्न थे, 2 ही कंसर्न हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ ना, या तो पेमेंट का हमको डिडक्शन मिलेगा कि नहीं बिजनेस से खर्चा दिखाने, या फिर टीडीएस के नहीं, जो भी हो आंसर रिमेन्स द सेम। फिर क्या लिखा, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन कंपनी ऑन द ग्राउंड एट, उन लोग ने क्यों रिजेक्ट किया, द क्वेश्चन रेस्ड इज पेंडिंग बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी। मतलब अपना एओ, पेंडिंग मतलब एओ देख रहा है भाई, एओ देख रहा है ना, तो ठंड रखा, तेरे को हम नहीं हेल्प करेंगे। तो इज द रिजेक्शन ऑफ फॉरेन कंपनी जस्टिफाइड, तो 2 आंसर लिखना। ये देखो पहले एक में क्या लिखा है, बार शाल नॉट अलाउ बिकॉज द केस इज ऑलरेडी पेंडिंग इवन दो डैट फॉरेन कंपनी डिड नॉट रिक्वेस्ट, बट तुम्हारा इंडियन कंपनी जो क्लाइंट है उसने तो किया ना, तो इट्स ऑलरेडी पेंडिंग। मतलब ये मेरा फर्स्ट वर्जन था। फिर ऑल्टरनेट आंसर कि बार जस्टिफाइड नहीं है, क्यों रिजेक्ट किया, फॉरेन कंपनी बोलेगी हमने थोड़ी कोई अप्लाई किया है, हम तो आपके पास फ्रेश आए हैं, ओके, तो हमारा केस कंसिडर होना चाहिए। तो ये ऑल्टरनेट है। ये एक बार ये पढ़ो ना, द रिजेक्शन ऑफ application by bar is not justified since the question raised, पढ़ो ये, since the question raised in the application made by foreign company is pending before AO in case of one of the Indian companies, not in applicant's case. इस applicant's case was not चल रहा है, applicant मतलब foreign company का केस was not चल रहा है, जो चल रहा है बोले चल रहा है ऑलरेडी, वो उस इंडियन कंपनी का था, ओके। इट्स लाइक यू नो, हम लोग दोनों के बीच में भी रिलेशन है ना। अब तुम्हारा कुछ चल रहा है तो तुम्हारा और मेरा तो सेम ही हो गया ना। ओनली थिंग इज आई एम सर्विस प्रोवाइडर एंड यू आर द सर्विस रिसीवर फॉर मी, बट ट्रांजेक्शन हमारे बीच में तो सेम ही रहने वाला है ना। मैं पढ़ाऊंगा, तुम लोग फीस दोगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था पहले, और मैंने ज़्यादा इसको हाइप, क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुम लोग इतना डीपली समझ पाते इसको, इसलिए मैंने पूरी ड्राइंग, यार ड्राइंग पूरी खोल के बताई नहीं। देखो इधर एक सेकंड, ये मैंने थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया है, ये ना इधर क्या लिखना था मेरे को, समझा क्या मिस्टेक है। मतलब वन ऑफ द इंडियन कंपनीज ने एओ को अप्लाई किया था और इन लोग ने बाहर को किया था, बट मामला तो वही था ना, वही ट्रांजैक्शन का। नहीं वही डिबेट, मतलब डिबेट है ना, जब इंस्टीट्यूट खुद इस पड़पंच में नहीं पढ़ रही है, इंस्टीट्यूट भी क्या है सेफ गेम खेल रही, दोनों आंसर दे दिया है तो खत्म। सी ये सब चीज़ें क्या है, डिबेटेबल होती है। देर आर सर्टन थिंग, उसमें देर विल ऑलवेज बी 2 सेट्स ऑफ माइंड, ओके। यस, कुछ भी लिखो मार्क्स मिलेगा। नहीं वो अलाउ रिजेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, कहने का मतलब है अगर बार ने तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट भी किया ना तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ओके। मतलब वो लिटरली मत लो, ये तो मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन अपने हिसाब से नोट्स बनाई है ना।
और टेक्निकली के बाहर से तुमको कुछ भी प्रॉब्लम है ना कि हमारा एप्लीकेशन क्यों नहीं एक्सेप्ट किया या फिर रूलिंग इतना गंदा क्यों दिया, तो यू कैन फाइल एन अपील टू हाई कोर्ट विद इन 60 डेज प्लस 30 डेज का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। एक और क्वेश्चन है ना, मैं एडवांस रूलिंग के शीट में लेना रह गया मुझसे, बट वो मैं तुमको ओरली बताऊँ। उस क्वेश्चन में वो सीए इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में ऐसा था, एक असेसी ने बार को अप्लाई किया हुआ है और बार क्या कर रहा है मालूम है, उसको एनफोर्स कर रहा है टू प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करो, तो कैन बार इंसिस्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट? यस, बिकॉज दे हैव द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, है ना। सिविल कोड वाला पॉइंट था ना, किधर गया, सेक्शन 245U। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, मतलब ठीक है, मैंने वो लिया नहीं, लेकिन मोटा मोटी पॉइंट जो कन्वे करना था इसमें कर दिया है। ओके, सी ऐसी चीज के ऊपर ना पूरा डीप रिसर्च, छोटी सी चीज है, डीप रिसर्च करो, अपना राइट ही हो जावे ना यार। ये तो बड़ी बड़ी चीज में कितना भी घुसो ना, पता चला आया ही नहीं एग्जाम में, तो यार इतना ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, बाई चांस एग्जाम में नहीं आया तो। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कोई ऐसा पैटर्न नहीं बनाया है, बट ट्रेंड बन गया है। और आजकल क्या, कितने पेपर सेटर लोग क्या होते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाते, 2-3 पेपर का ट्रेंड देख लेते, एक नया क्वेश्चन बना डालते। आइडियल ऐसा नहीं करना चाहिए। अ पेपर सेटर शुड हैव इट्स ओन क्रिएटिविटी, टोटली अलग कुछ करना चाहिए। लेकिन इन लोग के प्रीवियस पेपर्स को थोड़ा बेंचमार्क और थोड़ा गाइडलाइंस के हिसाब से सेट कर देते, तो उस चक्कर में क्या, एडवांस रूलिंग का तो कंफर्म क्वेश्चन दिख ही रहा है हर पेपर में। तो ये हुआ, तो बस खत्म, अपने सम्स भी खत्म हो चुके। ओके।